गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं कि आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे और हम इस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपोर्टेंट क्या ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म। क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्हाट इज फेडरलिज्म, की फीचर्स, इसके टाइप्स ऑफ फेडरेशन, फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि फेडरलिज्म जो इंडिया में प्रैक्टिस होता है कैसे होता है ये जानेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन इंडिया, यानी कि फेडरलिज्म के थ्रू जो पावर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसी के साथ प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है हम ये भी जानेंगे, और लास्ट में डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि पहली हेडिंग है व्हाट इज फेडरलिज्म। क्या है हेडिंग? व्हाट इज फेडरलिज्म। तो लिखा हुआ फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स स्टेट प्रोविंस ऑफ द कंट्री। तो बच्चों सबसे पहले अब हम एक काम करते हैं, हम इस चीज को समझने के लिए अपने प्रीवियस चैप्टर पावर शेयरिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो चैप्टर हमारा पावर शेयरिंग, उसमें फेडरलिज्म की जो बात है वहां पे कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो एक बार हम उस पर देखते हैं, बात करते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था पावर शेयरिंग में, एक कंट्री थी बेल्जियम। हमने देखा बेल्जियम के बारे में, और इसी के साथ हमने देखा सेकंड नंबर पे श्रीलंका के बारे में। तो आपने देखा था कि बेल्जियम जो था, यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, अपने अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पावर शेयरिंग कर ली। क्या कर लिया इन्होंने? पावर शेयरिंग कर ली। और आपने देखा था इन्होंने 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बनाई, और 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर्स थी वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट की। किसमें? जो गवर्नमेंट थी, स्टेट्स की गवर्नमेंट, कैपिटल गवर्नमेंट, और आपने देखा जो वहां पे एक कैपिटल गवर्नमेंट भी थी, उन सभी को क्या किया इन्होंने? पावर को शेयर कर लिया। ठीक है। और ऐसे ही आप देखेंगे श्रीलंका में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर को शेयर नहीं किया, इन्होंने मेजोरिटिज्म के थ्रू सारी पावर अपने पास रख ली और कहा कि अब हम ही देखेंगे, हम ही डील करेंगे सारी चीजें, हम दूसरे को नहीं देखेंगे। यानी कि उन्होंने देखा सिंगला लोग जो थे वहां पे, उन्होंने अपने आप को सुपीरियर मान लिया, और सभी को, बाकी लोगों को, अदर जो वहां माइनॉरिटी उसको सप्रेस कर दिया, जो कि गलत है, और पूरी पावर अपने पास रख दी। इट मीन अब ये कहेंगे कि यहाँ पे इन्होंने पावर शेयरिंग नहीं की। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई आपको? ठीक। तो अब हम एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की। अब पावर शेयरिंग तो कर दी, अब पावर शेयरिंग की कैसे, उसके गारंटी क्या है, उसके रूल्स क्या, उसके रेगुलेशन क्या, उसके एक्ट क्या हैं, ये तो हमें नहीं पता था। पर हमें इतना पता था उस चैप्टर में कि पावर शेयरिंग की। और यहीं पे श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने ये किया कि अपने पास ही सारी पावर रखी, यानी सेंटर ने सारी पावर अपने पास रख ली। यानी कि इन्होंने फेडरलिज्म का वर्क नहीं किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनिटरी गवर्नमेंट के थ्रू इन्होंने काम किया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है इस बात को? तो हम इसी के साथ अब ये समझेंगे, जैसे कि पावर शेयरिंग में इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। क्या बनाई? सेंट्रल, और यहां पे इन्होंने सेकंड स्टेट, और यहीं पे इन्होंने क्या बनाई? कैपिटल गवर्नमेंट, और एक एथनिक गवर्नमेंट भी बनाई थी बच्चों। अब ये तो बना ली, अब इनको क्या क्या राइट्स हैं, इनके क्या जुरिडिक्शंस हैं, इनके क्षेत्र क्या हैं, कि भाई कौन क्या करेगा, किसके पास क्या पावर होगी, किसके पास क्या गारंटी होगी, जो ये बना दिए हैं। इसी पैटर्न को कहा जाता है फेडरलिज्म। यानी कि हम सीधे अगर एक बात कहें कि जो पावर शेयरिंग हो रही है ना, 2 टायर या मोर देन 2 टायर, उस जो पावर शेयरिंग को ही हमने फेडरलिज्म नाम दिया कि हम फेडरलिज्म के थ्रू करेंगे। अब इसको अगर फैमिलियर एक एग्जांपल ले तो आपको समझा सकता हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी फैमिली, हमारा परिवार है, तो उसमें हमारे माता पिता है, फिर उनके भी माता पिता है, दादा दादी वगैरह। तो एक तरह से वो दादा दादी जो है वो सेंट्रल है। वो कौन है? सेंट्रल। वो सारे डिसीजन बड़े बड़े वही लोग लेंगे, वही सारी बातें करेंगे, और उसके बाद जो सारा काम है ना वो हमारे मम्मी पापा करेंगे, यानी कि हमारा स्टेट हमारा ध्यान रखेंगे। मतलब हम पे रूल दोनों लोग कर रहे हैं। दादा दादी भी कोई बात कहेंगे तो हमें वो माननी होगी, और अगर हमारे मम्मी पापा कहेंगे तो हमें वो भी माननी पड़ेगी। यानी कि दोनों लोग हम पे रूल कर रहे हैं, पर दोनों का एक क्षेत्र है, दोनों का एक एरिया है कि दादा दादी हमें किस तरह ट्रीट करेंगे, मम्मी पापा किस तरह ट्रीट करेंगे, दोनों का क्षेत्र है। ठीक है। इसी चीज को पावर शेयरिंग कहा जाता है, और इसी को पावर डिवीजन कहा जाता है बच्चों। ठीक है। तो अब हम फिर से आपको एक बार बता देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अभी मैं आपको जैसे बताऊंगा कि जैसे इंडिया में भी अगर हम इसको देखेंगे, अभी आगे चलेंगे तो इंडिया में जैसे हम देखेंगे कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है बच्चों। क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। और इसके बाद क्या? स्टेट गवर्नमेंट है। अब स्टेट गवर्नमेंट है, और यहीं पे अभी एक थर्ड पार्ट और है जो कि लोकल गवर्नमेंट है। अब इनको जो पावर मिली हुई है, इनके जो फील्ड है, इनके एरिया जो है, इसी को ही गवर्नमेंट को, यानी जो वर्टिकल गवर्नमेंट है, इसी को कहते हैं हम फेडरलिज्म। यानी कि फेडरलिज्म ही हमको क्या करता है? पावर देता है, पावर शेयरिंग की, पावर डिवीजन की। तो बच्चों इतनी बात समझ आ गई होगी कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म अगर हम सीधी बात करें
तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर डिवीजन कैसे होगी, किस तरह होगी, इसी को ही फेडरलिज्म कहते हैं। समझ आ गई बच्चों इतनी सी बात। अब हम इसके टाइप पे चलते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम टाइप की बात करें तो इसके मेजरली टू टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? टू टाइप्स होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं वो टू टाइप्स किस तरह से होते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे कह रहा था टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे एक है कमिंग टुगेदर और इसके बाद एक होल्डिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर की अगर मैं बात करूं तो कमिंग टुगेदर क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंट स्टेट पूल देयर सॉवरेनिटी टू इंक्रीज सिक्योरिटी व्हाइल रिटेनिंग आइडेंटिटी। हियर स्टेट आर ऑफन एज अ पावरफुल एज द सेंटर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, मींस ये कहना चाह रहे हैं जैसे किसी जगह पे मान लेते कुछ छोटे छोटे स्टेट हैं, जैसे ये छोटे छोटे सॉवरेन स्टेट हैं, अपने आप में अलग अलग स्टेट हैं ये, ठीक है। अब इनके पास क्या है, इनके पास इन्होंने देखा छोटा एरिया है, कम जगह है, तो अब ये अगर खुद से सारी चीजें करेंगे तो इनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनके पास भी वही है, इनके पास भी वही है, इनके पास भी वही, इनके पास भी। तो इन्होंने ये सोचा क्यों ना हम ऐसा करेंगे, हम एक साथ आ जाएं। हम जब एक साथ आ जाएंगे हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे साथ में। अगर हम एक साथ आ जाएंगे तो हम सिक्योरिटी के लिए जो डिफेंस पे हमें वर्क करना है वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, और हमारा जो खर्चा है वो भी अच्छे से चल जाएगा कि भाई कम पैसे में सब लोग थोड़ा थोड़ा देंगे तो अच्छी आर्मी वगैरह सेटअप हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलेगा। यानी कि हम अपने स्वेच्छा से वॉलंटरी एग्रीमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। हम क्या कहते हैं, चलो हम लोग साथ आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम 5 लोग हैं और हमें कहीं बाहर सिटी में रहना है, तो हम ऐसे में क्या करें कि भाई हम जो रेंट पे रूम ले रहे हैं तो हम 5 लोग एक साथ रह लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है भाई, थोड़े थोड़े पैसे सब लोग दे देंगे और रह लेंगे एक साथ। यानी कि हम एक साथ आ रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, हम एक साथ आ रहे हैं, यानी कि हम स्टेट सारे मिलकर एक साथ आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। और जब आके हम एक सेंटर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सेंटर बना रहे हैं। इसी सिचुएशन को कहते हैं कमिंग टुगेदर। क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर इसको कहते हैं। ये सिचुएशन कहलाती है कमिंग टुगेदर, जहां पे छोटे छोटे स्टेट यानी कि स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं, स्टेट होते हैं, वो इकट्ठे आते हैं और एक बिग यूनिट बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, बिग यूनिट्स बना लेते हैं। उसी को कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे यूएसए इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे स्विट्जरलैंड भी इसका एग्जाम्पल है, स्विट्जरलैंड, और इसका एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ रही है आपको? कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, पूछ लेते हैं कि प्लीज आप ये बताएं विच इज द कमिंग टुगेदर एग्जांपल फेडरलिज्म के बारे में। तो पूछ लेंगे तो क्या क्या आपको बताना है, यूएसए इसका एग्जांपल है, स्विट्जरलैंड इसका एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जो इंडिया है वो किस तरह का फेडरलिज्म प्रैक्टिस करता है, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम होल्डिंग टुगेदर की बात करेंगे, है ना। तो अभी आपसे अगर ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपसे इन दोनों के बारे में से किसी में से एक से पूछ लेंगे, प्लीज डिफाइन द कमिंग टुगेदर या प्लीज डिफाइन द होल्डिंग टुगेदर, या फिर हो सकता है कि एमसीक्यू टाइप में आ जाएगा तो ऑप्शन दे देंगे आपको, उस तरह पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो कमिंग टुगेदर क्लियर हो गया होगा। कमिंग टुगेदर का सीधा सीधा कंसेप्ट है कि जब एक साथ आते हैं और कोई बड़ी यूनिट बनाते हैं और वहां पे जब पावर शेयरिंग करते हैं, क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग। जब पावर शेयरिंग करते हैं तो उसी सिचुएशन कहते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। पर एक कंडीशन है यहाँ पे जो कि आपको बतानी है। वो कंडीशन ये कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों के पास जो है कंप्लीट पावर होती है, कोई भी डिसीजन लेने की सेपरेट पावर होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेंटर जो है वो ऑर्डर करेगा स्टेट को, या फिर कुछ भी अपनी तरफ से बोलेगा कि ऐसा करो, या फिर सेंटर ज्यादा पावरफुल है स्टेट ज्यादा पावरफुल, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों लोग पावरफुल है, दोनों ही लोग बराबर है। और यहाँ पे एक वर्ड आता है सॉवरेनिटी। क्या होता है, सॉवरेनिटी। तो स्टेट जो अपनी सॉवरेनिटी का ख्याल रखते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से, यानी कि स्वयं प्रभु होते हैं। यहाँ पे सॉवरेनिटी का मतलब है स्वयं प्रभु होते हैं वो लोग, स्टेट जो है। और एक सिचुएशन आ जाती है, मान लो कभी कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, तो बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो जाती है स्टेट के बीच में, सेंटर के बीच में, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि स्टेट तो रहेंगे, यहाँ पे स्टेट रहेंगे, सेंटर खत्म हो सकता है। इसमें ऐसा होता है, सेंटर खत्म हो सकता है क्योंकि स्टेट ज्यादा पावरफुल होते हैं, सेंटर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता, क्योंकि स्टेट जो है सॉवरेन है, वो एक साथ आए हैं। तो यहाँ पे ये तो रहेगा, पर हो सकता है ये टूट जाए, ये खत्म हो जाए, पर ये हमेशा रहेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि स्टेट तो हमेशा अगर अमर रहेगा, पर सेंटर खत्म हो सकता है। ये होता है आपका कमिंग टुगेदर। तो चलिए बच्चों अगला चलते हैं होल्डिंग टुगेदर पे। अब हम जानेंगे इसके बारे में, होल्डिंग टुगेदर के बारे में। तो यहाँ पे लिखा ए लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड पावर टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी दैट इंडिया हियर द सेंटर यूजुअली हैज अ यूनिटरी टिल्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ए लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड पावर टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी, एग्जांपल दैट इंडिया। तो इनका कहने मतलब ये, अभी तो यहाँ पे क्या होता था, छोटे छोटे स्टेट आ रहे थे, एक साथ जुड़ रहे थे, पावर शेयर कर रहे थे दोनों लोग, तो यहाँ पे कमिंग टुगेदर हुआ। अब सपोज दैट कि पहले से ही कोई देश बहुत बड़ा है, वास्ट कंट्री है, अब वहां पे भी तो स्टेट्स हैं, क्योंकि अगर कोई सेंट्रल से ही रूल चलाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट बना दी जाती है।
और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है, उनके अपने एरिया जुरिडिक्शन क्लियर कर दिया जाता है, भाई आप इस फील्ड पे काम करेंगे, आप ऐसे ऐसे इस पे रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस करेंगे, आप इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये वाले ही काम जो है वो हमारे इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया है बड़ी कंट्री है, तो वहां पे स्टेट्स पहले से ही हुए हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम पावर को डिवाइड कर लेते हैं और उनके एकोमोडेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा इंडिया जो डाइवर्सिटी कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, ऐसा नहीं कि कुछ भी एक ही जैसा है, ऐसा कुछ नहीं। बट यहाँ पे एक लाइन लिखी यूनिटरी टिल्ट। अब ये क्यों लिखी है यहाँ पे यूनिटरी टिल्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि हमारा जो इंडिया है, कभी आपसे कोई पूछ ले क्या इंडिया फेडरेशन वर्ड का यूज करता है, यानी कि इंडिया फेडरल कंट्री है तो फेडरेशन वर्ड का यूज करता है, तो इट मींस नहीं करता है, वो फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं करता है, वो करता है यूनियन का। किसका करता है बच्चों? यूनियन, इसलिए कहा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो यूनियन वर्ड का यूज करता है। और ये जो है थोड़ा सा यूनिटरी टिल्ट है। यूनिटरी टिल्ट का मतलब वही जो सेंटर में सारी पावर होती है एक गवर्नमेंट के पास, फिर वो क्या करती है कि जो स्टेट्स होते हैं उसको सबऑर्डिनेट बना लेती है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है कि यहाँ पे जो है इंडिया में जो है सबसे पावरफुल अगर कोई गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है वो थोड़ी कम पावरफुल होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट वो और भी कम पावरफुल है। और ये जो डिवीजन किया गया ना पावर का, ये फेडरलिज्म के थ्रू ही किया गया है। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ होल्डिंग टुगेदर में आ जाते हैं, होल्डिंग टुगेदर, अगर हम होल्डिंग टुगेदर की बात करें तो यहाँ पे सेंटर है। अब आप पूछेंगे सेंटर और स्टेट इक्वल है, तो मैं कहूंगा नहीं, सेंटर स्टेट इक्वल नहीं है। इवन स्टेट्स में भी स्टेट्स भी इक्वल नहीं होते हैं। बहुत बार यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस भी दे दिया जाता है, तो यहाँ पे स्टेट भी सारे के सारे सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखें अनइक्वल है, यहाँ पे कैसा है बच्चों, अनइक्वल सिचुएशन होती है सेंटर और स्टेट्स की। अब वही बात यहाँ पे मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं बाई चांस कि अगर इन दोनों में झगड़ा हो जाए, कभी बात आ जाए इस बात की कि भाई या कोई भी चीज ऐसी हो जाए कि भाई हमको चेंज करना है किसी बात पे, मतलब स्टेट को चेंज करना है, उसका नाम बदलना है, उसका साइज चेंज करना है, या उसमें तो तोड़ के अलग करना है, ऐसा कुछ भी अगर करना है तो हाँ स्टेट हो सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि सेंटर तो रहेगा ही रहेगा, सेंटर हर हालत में रहेगा, अगर स्टेट की बात आएगी तो स्टेट खत्म हो जाएगा, सेंटर नहीं खत्म होगा। होल्डिंग टुगेदर में इस बात को विशेष ध्यान रखें कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा था कि सेंटर जो है पावरफुल इतना ज्यादा नहीं, स्टेट पावरफुल है अपने आप में, यहाँ पे एक बार को सेंटर खत्म हो सकता है बट स्टेट खत्म नहीं होंगे। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर तो हमेशा रहेगा, स्टेट खत्म हो सकते हैं। तो होल्डिंग टुगेदर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे पावर शेयरिंग की जाती है। जैसे कि हमारे इंडिया में, तो इंडिया में आपने देखा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है ना, पावर शेयरिंग हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसी के बाद हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट, है ना बच्चों। और अभी थर्ड जो हमने बाद में किया, पहले तो इतना ही था, थर्ड लोकल गवर्नमेंट। अब इसमें जो पावर शेयरिंग हमने की है, पावर डिवीजन किया है, किसके थ्रू किया है? ये फेडरलिज्म के थ्रू किया है। कि किसका, कौन करा रहा है इसको? तो फेडरलिज्म करा रहा है, ये संरचना है फेडरलिज्म की। अच्छा एक इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसी में, अगर आपसे कोई ये पूछे कि फेडरलिज्म जो है वो आया कहाँ से, कहाँ से डेवलप किया भारत में, तो बच्चों ये किया है कनाडा से। कहाँ से किया है? कनाडा से किया है। अब बात कर लेते, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इंडिया में जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है आखिरकार वो कौन सा है, क्योंकि हम कंप्लीट आप देखें तो कंप्लीट ये जो है कमिंग टुगेदर की में भी नहीं आते, और कंप्लीट हम देखें होल्डिंग टुगेदर में भी नहीं आते, क्योंकि हमने यूनिटरी टेरिटरी भी कह दिया। तो एक्चुअल में हम जो करते हैं उसे बोला जाता है क्वाजी फेडरल। बच्चों क्या बोला जाता है? क्वाजी फेडरल, यानी कि अर्ध संघवादी, यानी कि आधा अधूरे तरीके से संघवाद हमारे यहाँ पे वर्क करता है। कभी अगर इस तरह से पूछ लिया जाए तो आप हमेशा ध्यान रखें क्वाजी फेडरलिज्म ही भारत को बताएंगे, इंडिया को बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप इमेज से समझ सकते हैं, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बच्चों, तो अब आप देखिए कमिंग टुगेदर को, आप देखिए यहाँ पे क्या वॉलंटरी एग्रीमेंट, इसका मतलब होता है कि स्वेच्छा से अपने कोई भी समझौते हम कर लेंगे कि भाई आप ऐसा है कि हम साथ आ गए, डिफेंस की बात करेंगे, हम ट्रेड की बात करेंगे, या हम एनर्जी पे बात करेंगे, रिसोर्स पे बात करेंगे, ये हमारे सब आपस में शेयर होंगे। ठीक है, और ये देखिए सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आ रहे हैं, कैसा एक दूसरे का हाथ, यानी कम आ जाओ सब लोग, हम लोग कहते हैं ना कि घेरा बना लेते, चैन बना लेते, आओ आप भी हाथ पकड़ो, आप भी हाथ पकड़ो, तो हम एक साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब कमिंग टुगेदर यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड का एग्जांपल है यहाँ पे, यूएसए का एग्जांपल है, और ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल है। एग्जांपल हमेशा याद रखें, ये एमसीक्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, और यहीं पे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब होल्डिंग टुगेदर में क्या है? होल्डिंग टुगेदर में ऐसा नहीं होता कि छोटे छोटे स्टेट आ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे पहले से ही वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा स्टेट है, वो क्या कर रहा है कि अपने स्टेट्स में पावर शेयर कर रहा है। उसे मालूम है कि अगर हम नहीं शेयर करेंगे तो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई सेंटर से सारी चीजें नहीं चल पाएंगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपना स्टेट गवर्नमेंट बना दिया, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट बना दिया, उनको पावर दे दी, उनका जो सेट कर दिया भाई आप इस फील्ड में ऐसे काम कर सकते हो, अपना फ्रीली काम करो। यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारा प्रेशर रहेगा, हम ऑर्डर करेंगे, नहीं, आप फ्रीली वर्क कर सकते हो। ठीक है बच्चों, पर इसके भी एग्जाम्पल देंगे, तो यहाँ पे इंडिया, स्पेन
और यहाँ पे बेल्जियम। ये 3 एग्जांपल आपके हैं किसके, होल्डिंग टुगेदर के। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में हमेशा पूछा जाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के बारे में किसको फॉलो करता है, तो होल्डिंग टुगेदर इंडिया कैसा है। तो कभी ऐसे पूछ लेंगे, इसको बता देंगे तो इसको पूछेंगे, इसको बता देंगे तो इसको पूछेंगे, तो इसको आप हमेशा याद रखना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। सॉरी। अब कह रहे हैं फेडरल सिस्टम यूजुअली हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, बोथ एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे वही बात करेंगे, जो फेडरलिज्म होता है वो क्या करता है, वो 2 लेवल्स, ये 2 लेवल्स यानी कि सेंट्रल लेवल, सेंट्रल पहला कौन सा है, सेंट्रल लेवल, और दूसरा कौन सा है, स्टेट लेवल। ये लोग क्या करते हैं, अपना फ्रीली अपना वर्क करते हैं और आंसरेबल होते हैं पब्लिक के लिए। किसके लिए होते हैं, पब्लिक के लिए। अब जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी आपने देखा था यहाँ पे एलपीजी का शॉर्टेज हो गया था, अभी ईरान वॉर चल रहा था यूएसए के साथ, तो एलपीजी का शॉर्टेज हो गया। अब एलपीजी का जब शॉर्टेज हो गया तो आपको पता है कि आप भाई प्रधानमंत्री से डायरेक्ट लेने चले नहीं जाएंगे एलपीजी की, भाई हमको एलपीजी सिलेंडर दे दो, नहीं। आपके जो पास में रिटेलर है गैस का, आप उसी के पास तो जाएंगे। अब जो गैस का रिटेलर है उसके पास कहां से होगा, स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो भाई स्टेट का ही मामला है यहाँ पे। तो आप अब यहाँ पे आंसरेबल कौन होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट जो आपकी स्टेट वाली वो भी आंसरेबल होगी, शॉर्टेज क्यों हो रही है। और ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि वो बाहर से मंगा रही है, दूसरे देश से बाहर से ही आ रहा है आपका एलपीजी, तो वो भी आंसरेबल है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये लोग पब्लिक के लिए आंसरेबल होते हैं दोनों लोग, और अपने इंडिपेंडेंट को ये लोग एंजॉय करते हैं, यानी कि जो भी इनको रूल रेगुलेशन बनाना होता है वो दोनों लोग बनाते हैं। इसी के साथ इंडिया में अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट और है बेटा, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा फेडरलिज्म का वर्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिटरी सिस्टम के बारे में। ये यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, अब मान लेते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट है, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन सी है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, एज लाइक चाइना, एज लाइक श्रीलंका। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है, किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बना दी, क्या बना दी इन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट बना तो दी इन्होंने, बट उनके पास अपनी कोई पावर नहीं है, वो इनकी सबऑर्डिनेट रहेंगी। कैसी रहेंगी, सबऑर्डिनेट रहेंगी, यानी कि इनके आदेशों को मानेंगी, इनके ऑर्डर को फॉलो करेंगी और इन्हीं के हिसाब से वर्क करेंगी, यानी इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करेंगी। सारा का सारा पावर किसके पास रहेगा, सेंट्रल के पास रहेगा। इसको कहते हैं यूनिटरी सिस्टम, कि सारा का सारा जो पावर है वो किसके पास होता है, सेंटर के पास होता है, वो किसी और को नहीं देते। हाँ बनाते हैं, मतलब गवर्नमेंट सेटअप करते हैं तो उनको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी कि उन्हीं की ही होती है, बस वो ऑर्डर फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं होता खुद के मन से कुछ भी करना है, इंडिपेंडेंट, जैसे होल्डिंग टुगेदर में हो रहा था कि अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो सेंट्रल का अपना पैटर्न है कि भाई वो अपना काम करता है, अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट अपना काम करती है, अपने लिए जो भी उसके लिए फेथफुल होता है, उसके लिए जो भी फायदे की बात होती है अपने बेनिफिट के लिए, वो काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है यूनिटरी सिस्टम हैज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं, वन लेवल। और वन लेवल का मतलब क्या हो गया, आपका सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, तो वन लेवल पे ही होता है, नीचे बस ये ऑर्डर वगैरह चलाते रहते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। इसमें चाइना भी आता है। और सब यूनिट्स आर, यानी कि सब यूनिट्स, और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट होती है, उन्हीं को ये फॉलो करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर, क्या कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्डर पास करती है द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल का मतलब वही है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है ना वैसे प्रोविंशियल होती है, उसी एक ही बात होती है। हमारे यहाँ पे स्टेट बोलते हैं, वहां पे प्रोविंस बोल देता है। अब लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे लोकल गवर्नमेंट, ये लोग को क्या है, ऑर्डर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल है श्रीलंका का, एग्जांपल क्या है, बेल्जियम का। बेल्जियम के लिए क्या कहा जा रहा है, बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन 1993। तो पहले क्या था कि जो बेल्जियम था वो भी यूनिटरी पे वर्क करता था, पर 1993 में क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। आपको पता 4 टाइप की जो गवर्नमेंट थी उसको बनाया गया, क्यों, क्योंकि अकोमोडेशन मांग कर रही थी, यहाँ पे अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग ये चीज थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी थी कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो पावर शेयरिंग करनी थी, पावर डिवीजन करनी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, फेडरलिज्म को अपना लिया। और फेडरलिज्म वास्तव में अच्छा पैटर्न है, बढ़िया, अगर आपको प्रॉपर पावर डिवीजन करना है तो, है ना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आ जाते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम की फीचर जान लेते हैं कि आखिरकार इसके फीचर क्या है, किस तरह वर्क करता है आपका फेडरलिज्म। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसके बारे में हम जान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लगा मल्टीपल टायर्स, क्या कह रहे हैं, मल्टीपल टायर्स, यानी एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट, यानी 1 से 2 भी हो सकती है, 2 से 3 भी हो सकती है। हम 3 तरह की देख चुके हैं, और आपने देखा था, हमने जो बेल्जियम में देखा 4 टाइप्स की गवर्नमेंट थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीपल टाइप्स, देयर आर 2 और मोर लेवल, क्या कह रहे हैं, देयर आर 2 और मोर लेवल, यानी कि हमारे पास 2 से ज्यादा भी। तो यहाँ पे कह रहे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट
सेपरेट जुरिडिक्शन का मतलब है कि उनके सेपरेट क्षेत्र होंगे, उनके खुद के क्षेत्र हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे क्रॉस करेंगे, कि सेंट्रल भी उस पर क्रॉस कर रहा है, वो भी उस पर क्रॉस कर रहा है, ऐसा होगा। बट ऐसा नहीं है कि मतलब मोस्टली अपने में सेपरेट जोन भी हैं, बहुत सारे सेपरेट जोन है। ऐसे लिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी ये लिस्ट बताऊंगा मैं आपको, लिस्ट में मेंशन किया तो कह रहे डिफरेंट टायर्स गवर्न द सेम सिटीजन। तो सेम सिटीजन यानी कि सेम सिटीजन पे ही सब लोग गवर्न करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे हम हैं, अब हम लोगों पे क्या हो रहा है कि लोकल जो गवर्नमेंट है वो भी हम पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हमसे टैक्स ले रही है। आप देखो वाटर टैक्स ले रहे हैं, हाउस टैक्स ले रहे हैं। इसके ऊपर अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट, तो हाँ स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी हम पे करती है। यानी सभी गवर्नमेंट हमारे ऊपर वर्क कर रही है सेम सिटीजन के ऊपर, अलग अलग तरीके से, और अलग अलग तरीके से अकाउंटेबल भी होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन, यानी कि इनके अपने क्षेत्र हैं। ये करेंगे तो जरूर लोगों पर रूल, पर इनके अपने क्षेत्र हैं। इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लेजिस्लेशन यानी कानून बनाना, कोई भी कानून। अब जैसे मान लो यूपी गवर्नमेंट है, कोई कानून बना रही है तो लोगों पे कानून लागू करेगी वो। सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो वो भी लागू करेगी, यानी कि दोनों लोग करेंगे यहाँ पे लोगों के ऊपर। अगला है टैक्सेशन। अब टैक्सेशन की बात करें तो जीएसटी का नाम आपने सुना ही होगा। जीएसटी हमारे देश में लाया गया। अब जीएसटी आया तो पूरे स्टेट पे भी है, सेंट्रल से पास हुआ था, सभी लोग और हम ही लोगों के ऊपर लागू हो गया, तो टैक्सेशन है यहाँ पे। अगली बात करें एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम पर रूल करेंगे लोग। अगला कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी का मतलब क्या है बच्चों? तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी का मतलब ये कि फेडरलिज्म में ये सारी चीजें हैं कि भाई आप लोग पावर डिवीजन कर लो। कल को मान लो ऐसा हो जाए कि स्टेट गवर्नमेंट कहने लग जाए कि भाई हमें आपने ये पावर नहीं दी, सेंट्रल कहे कि नहीं है तुम्हारा काम नहीं, हम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी देती है कि यहाँ पे आप जो आपको फील्ड दिए जा रहे हैं, आपको जो सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, आप उससे फ्रीली वर्क कर सकते हैं। कंप्लीट गारंटी है। अगर ऐसा कुछ भी गड़बड़ होता है, मान लो स्टेट कभी कोई गलत काम करता है या सेंट्रल गलत काम करता है, उसको बुली करने की कोशिश करता है, तो ऐसी सिचुएशन में एक आदमी है जो एम्पायर की तरह काम करेगा। कौन है बच्चों को? वो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पे अगर कुछ भी अगर असंवैधानिक होता है तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे एंटर कर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द एक्सिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो दोनों जो भी हैं, एक एक प्रति मतलब जो भी टायर है सभी को गारंटी देता है। आगे क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड, रिजिड का मतलब कठोर संविधान। कैसा है बच्चों? कठोर। ऐसा नहीं कि कुछ भी एकदम से उठाया और चेंज कर दिया। सेंट्रल ने चाहा और अपने मर्जी में आया कि आज ऐसा है, ये वाला चेंज करते हैं, हटाओ ये वाला चेंज कर दिया, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी डिसीजन अगर आपको मतलब सिटीजन के लिए लेना है, और अगर आपको लग रहा है कोई बड़ा डिसीजन है, कोई कड़ा डिसीजन है, तो दोनों लोगों को एक साथ आना होगा और दोनों लोगों को सेपरेट मेजोरिटी के साथ ही वहां पे पास कराना होगा। जैसे कि पार्लियामेंट्री है, आपने देखा वहां पे आपका लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। राज्यसभा में देखा स्टेट के लोग बैठते हैं, लोकसभा में एमपी लोग कंप्लीट देश के होते हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों का अगर मेजोरिटी से वोटिंग हो जाती है सेपरेटली, तो ही कोई चेंज होगा, अदरवाइज ऐसे चेंज नहीं होगा कि आपने मन में आया कुछ भी। तो सारे लोग बैठेंगे, अगर वो वास्तव में लगेगा रीजनेबल है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसा यहाँ पे लिखा, आप देखेंगे रिजल्ट, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज, यानी कि कोई एक नहीं कर सकता चेंज। सेंट्रल ने मन चाहा और कुछ भी चेंज कर दिया। बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इट्स रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल, यानी कि हमें दोनों जगह चाहिए। हमें जो स्टेट की गवर्नमेंट है वहां भी। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको, तो बच्चों आप लोगों ने भी हाल ही में कोरोना में लॉकडाउन देखा होगा। लॉकडाउन लगा था हमारे यहाँ पे। तो लॉकडाउन ऐसा नहीं कि किसी एक ने डिसाइड किया और बस हो गया लॉकडाउन, नहीं। स्टेट के लोग भी बैठे थे उसमें, स्टेट के लोगों से बातचीत की गई, मीटिंग से बताइए क्या करना चाहिए, और सेंट्रल था वो भी बैठा। फिर उसके बाद जो डिसीजन लिया गया तो लॉकडाउन लगा दिया गया देश में कि भाई यहाँ जरूरत है इसकी, तो लगा दिया। ऐसा नहीं कि सेंट्रल को लगा और लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसे अगर हम बात करें जीएसटी की, तो हमारे देश में आपने देखा जीएसटी आया। जीएसटी पे भी यही किया गया कि भाई पूरे जो स्टेट थे उनसे बात की गई कि बताइए टैक्स है, इस तरह का टैक्स ला रहे हैं, इस तरह का चेंज कर रहे हैं टैक्सेशन को, और सेंट्रल है उसने भी चेंज किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों लोगों ने किया, ऐसा नहीं कि एक तरफ से यूनिलेटरी वर्क नहीं करेगा। तो ये है कि गारंटी है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी स्टेट एकदम फ्री है कि हाँ हम अगर कुछ भी गलत होगा, सेंट्रल कुछ भी गड़बड़ करेगा, तो कौन बैठा है हमारे सामने? सुप्रीम कोर्ट बैठा है। तो वही देखिए आगे रोल ऑफ कोर्ट, ये रोल ऑफ कोर्ट्स के अंडर आती है चीजें। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर। क्या कह रहे हैं बच्चों? एम्पायर। अब एम्पायर जैसे क्रिकेट में आपने देखा ना, दो टीमें खेल रही होती हैं, एक सेंट्रल है एक स्टेट है, और बीच में एम्पायर। अगर कोई भी कुछ भी गड़बड़ करता है, कुछ भी गलत करता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? एम्पायर तुरंत बता देगा हाँ भाई गलत है, ये नहीं चलेगा, चलिए आप जाइए और आप जाइए, है ना। यही चीज अगर आउट होगा तो एम्पायर डिसाइड करेगा, ये नहीं कि मैंने कह दिया आउट है और वहां पे पता चला कि नो बॉल हो गई, है ना, नो बॉल हो गई, तो एम्पायर क्या करेगा? नहीं।
तो एम्पायर का रोल क्या है कि बीच में बैलेंस करके रखना, जो कि चेक एंड बैलेंस मैंने आपको पावर शेयरिंग में बताया था बच्चों। तो वो क्या करता है, वो चेक करता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो रहा। अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको ठीक करता है वहां पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कह रहे इफ डिस्प्यूट्स, यानी कोई भी विवाद, इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी अगर डिस्प्यूट विवाद होता है तो रिगार्डिंग देयर पावर्स, तो अपने पावर के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टेट की क्या पावर है, सेंट्रल की क्या पावर है, ये याद दिला देता है एक बार को फिर से कौन, सुप्रीम कोर्ट की, भैया देखो ऐसा है, आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। समझ रहे हो। और फेडरलिज्म एक ऐसा मामला है बच्चों, आज आप पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान से पढ़ो, इसलिए ध्यान से पढ़ो क्योंकि फ्यूचर में ये कभी भी, जब भी आप कोई बड़ी तैयारी भी करोगे, कभी भी पढ़ोगे, कभी नहीं छोड़ेगा आपको, क्योंकि भारत है, भारत में स्टेट रहेंगे हमेशा, सेंटर भी रहेगा, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अगर गवर्नमेंट बनती है, सपोज दैट सेंट्रल में अलग बनती है, स्टेट में अलग बनती है, तो इस तरह के विवाद, इस तरह डिस्प्यूट 100% आपको देखने को ही मिलेंगे, हमेशा देखने मिलेंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। जैसे अभी आप देखते हैं रिसेंटली बंगाल चुनाव हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया है, आपने देखा है, तो वहां पे भी क्या है कि बहुत बार सेंटर और स्टेट के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, रिलेशन से बढ़िया नहीं होती, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो ऐसे देखना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ऐसी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट फिर मेंशन करता है चीजों को, भैया देखो ऐसा है, ऐसे नहीं, पार्टी आपकी कुछ भी हो, आपकी पार्टी कुछ भी हो, पर यहाँ फेडरलिज्म को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फेडरलिज्म को कोई दिक्कत आई तो फिर हम बैठे हैं यहाँ। समझ गए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो आगे इसके, ये आपने समझ लिया। इसके बाद कह रहे हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि पैसे का मामला, भैया पैसा नहीं होगा तो सरकारें नहीं चल पाएंगी। अब पैसा कहां से आएगा, कैसे सरकार है, तो पैसा सरकार क्या करेगी भाई, तो सरकार सिंपल सी बात, हमको सिक्योरिटी देती है, बदले में हमसे टैक्स लेती है। क्या लेती है बेटा, टैक्स लेती है। तो टैक्स लेगी, तो टैक्स कौन कितना क्या लेगा, किस तरह लेगा, उस टैक्स को ही रेवेन्यू कहते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा, इसकी पावर किसके पास है, तो भाई इनके पास है। किनके पास है, स्टेट के पास अपनी पावर है, सेंट्रल के पास अपनी पावर है, किस तरह से इनको करना है। ठीक है बच्चों, समझिए। अगला डुअल ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब होता है दो तरह के उद्देश्य। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल और जो आपका स्टेट है वो दोनों मिलकर एक चीज रखते हैं कि भाई हम हमेशा यूनिटी में रहें। कैसे रहें, यूनिटी में। इसको प्रमोट करते हैं कि भाई देश में क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपस में ऐसे लड़ जाए कि देश ही टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी, क्या करते हैं, प्रमोट किसको करते हैं, यूनिटी को, ऑफ द कंट्री। ठीक है, वाइल अकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी। अब जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा भाई कश्मीर में अलग तरह के लोग रहते हैं, केरला में अलग तरह के लोग रहते हैं, तो रीजनल डाइवर्सिटी जो बनी है बनी रहने दो, पर देश एक रहना चाहिए। जैसे आपने देखा था हमारे देश में बहुत ही बुरा दिन था, वो पुलवामा अटैक जब हुआ था, तो सच कहें तो पूरा देश रोया था बच्चों, रात भर नींद नहीं आई थी, इतना बुरा लगा था कि हमारे सिपाही जो है, अब अगर सच कहें, आप सोच के देखो, जो सिपाही वहां पे जिनकी डेथ हुई थी, अगर सच कहूं तो क्या आपके रिलेटिव थे, हो सकता है बहुत लोग रिलेटिव हो, बहुत सारे देश के सबके तो रिलेटिव नहीं थे, उसके बाद भी हर भारतीय के आंखों में आंसू थे। क्यों थे, क्योंकि ये यूनिटी दर्शाती है कि चाहे कोई भी हो, भारत का कोई भी सिपाही कहीं भी शहीद होता है तो हमारे आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि यूनिटी की पहचान है। चाहे वो झारखंड का व्यक्ति हो, चाहे वो बिहार का व्यक्ति हो, चाहे वो यूपी का हो, बंगाल का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, तमिलनाडु का हो, केरला का हो, कर्नाटका का हो, आंध्रा का हो, हैदराबाद का हो, कहीं का भी हो, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, कहीं का भी कोई भी व्यक्ति, जम्मू कश्मीर, कहीं का भी, उसको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसे बुरा लगता है, क्योंकि हम यूनिटी के साथ रहते हैं, यूनिटी को प्रमोट करते हैं। तो रीजनल डाइवर्सिटी को भी हमें ध्यान में रखते उसे और प्रमोट करना होता है। इसी के साथ कह रहे हैं रिक्वायर्स म्यूचुअल ट्रस्ट। अब म्यूचुअल ट्रस्ट यानी कि आपस में हमें क्या करना होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट भी बना के रखना होता है। ऐसा ना हो कि स्टेट को सेंट्रल पे भरोसा ना रहे, सेंट्रल को स्टेट भरोसा ना रहे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कंफ्लिक्ट होगी। क्या होगी, कंफ्लिक्ट होगी, और कंफ्लिक्ट होगी तो फेडरलिज्म को खतरा लगेगा, और फेडरलिज्म को खतरा लगेगा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म को दिया है, और ऐसे सिचुएशन फिर कौन एक्टिव हो जाएगा, फिर वही सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं रूट्स ऑफ फॉर्मिंग फेडरेशन। रूट्स ऑफ फॉर्मिंग फेडरेशन यानी कि हम किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। तो देखो बेटा, इसके पीछे कारण क्या होता है, किसी भी जगह पे कहीं पे भी जो फेडरलिज्म लगता है, जैसे कि अभी आपने देखा कमिंग टुगेदर लगा था, वहां होल्डिंग टुगेदर था, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा क्वाजी फेडरल था। इसके पीछे कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल रीजन रहते हैं। जैसे जब देश आजाद होते हैं, कोई भी देश आजाद हो रहा है और वो फेडरल कंट्री बन रहा है, या फेडरेशन कंट्री बन रहा है, या फिर यूनियन कंट्री बन रहा है, जो भी बनता है, तो उस सिचुएशन में उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ के लोग कैसे, वहाँ का रीजनल डाइवर्सिटी कैसा है, अकोमोडेशन कैसा है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते ही फॉर्म किए जाते हैं फेडरलिज्म। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। तो क्या करना होता है भाई, सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर को शेयर करना होता है। डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जो अभी मैंने आपसे कहा, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग द फेडरेशन वाज फॉर्म। तो इस हिसाब से अपने फेडरेशन को फॉर्म किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब वो पूछ रहे हैं क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है।
आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? तो ऑफ कोर्स बिल्कुल है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। श्योर, एक क्वेश्चन मार्क करके, बिल्कुल है, 100% है। कैसे भाई, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, इवन हमने देखा कि हमने लोकल गवर्नमेंट को भी बना दिया बाद में 1992 में। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, अच्छे से काम नहीं हो रहा है लोकल गवर्नमेंट, मतलब लोकल एरियाज में, गाँव में, शहरों में ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप देखो, स्टेट का जो आदमी है, सेंट्रल का जो आदमी है, वो गाँव गलीचों में कैसे जा सकता है, उसे कैसे पता है कि वहाँ की क्या जरूरत है? तो जो वहां रहते हैं लोग समझते हैं, अगर वो जानेंगे समझेंगे बेहतर कि भाई पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ जरूरत है, वो बेहतर समझेंगे। तो इसलिए क्या करना, उनको पावर देनी थी तो उन्होंने पावर दे दी। तो हमारे यहाँ तो सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है। अभी हम देखेंगे लैंग्वेज वाला भी एग्जाम्पल, तो चलिए आगे बढ़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट। इंडिया में कहते हैं यूनियन एंड स्टेट, लेटर थर्ड टायर। तो लेटर ए थर्ड टायर, बाद में हमने क्या किया, थर्ड टायर गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज। तो पंचायत वो ग्रामीण स्तर पे है, यानी कि रूरल एरिया में अगर बात करें, रूरल क्षेत्र के लिए होती है, और ये अर्बन के लिए होता है म्युनिसिपालिटीज, जैसे नगर पालिका कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। और नगर पालिका परिषद वगैरह जो हम बोलते हैं बच्चों, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क करती है। अब हम देख रहे हैं, एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स इनटू 3 लिस्ट्स। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये क्लियरली बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स इनटू 3 लिस्ट। अब क्या ध्यान देना है, 3 लिस्ट, यानी कि 3 लिस्ट बना ली इन्होंने। क्या बना ली? 3 लिस्ट बना ली लेजिस्लेटिव पावर की। अब लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायक का। क्या होता है बच्चों? विधायक का। आपको लेजिस्लेचर बताया था हमने, जो हमने पहले आपको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बताई थी प्रीवियस चैप्टर में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए उसे प्रॉपर। तो विधायिका, विधायिका क्या करती है, यानी कि लेजिस्लेटिव क्या करती है, तो ये एक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्ट बनाते हैं। एक्ट बनाने का पावर किसके पास? लेजिस्लेटिव के पास। अब कौन किस पे एक्ट बना सकता है, कितना बना सकता है, किस तरह का बना सकता है, इसके लिए हमने 3 लिस्ट को मेंशन किया। क्या कहा? 3 लिस्ट। और वो लिस्ट का नेम क्या है? जैसे कि एक यूनियन लिस्ट है जो कि सेंट्रल लिस्ट बनाती है कानून, इसका स्टेट लिस्ट है, इसका कंकरेंट लिस्ट है, दोनों बनाते हैं, इसका रेजिडेंशियल लिस्ट है, यानी कि वो जो वो वाली चीजें हैं जब पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो भी वो सब्जेक्ट थे ही नहीं, आज वो सब्जेक्ट हैं जो कि हम आगे जानेंगे। तो उस पर कौन वर्क करेगा? उसमें सेंट्रल ही लॉ बनाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यहाँ पे हम चलते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं? यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स। अब यूनियन लिस्ट जिसपे हमारा सेंट्रल लॉ बना सकता है, तो वो कौन कौन सी चीजें? तो सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के, ये आप ध्यान रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट होता है। जब भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपसे लिस्ट के बारे में पूछ लेगा, सपोज यूनियन लिस्ट के बारे में पूछ लेगा, स्टेट लिस्ट के बारे में पूछ लेगा, या फिर हो सकता है कि आपसे कंक्रीट, या फिर मे बी तीनों के बारे में पूछ ले, तीनों के बारे में पूछ लेगा। हो सकता है तीनों के बारे में पूछ ले, थोड़ा थोड़ा आपको बताना पड़ जाएगा कि तीनों का वर्क क्या होता है, तीनों फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफेंस। अब डिफेंस की बात करें तो सुरक्षा, इस पे लॉ कौन बनाएगा? तो सेंट्रल ही बनाएगा, क्योंकि स्टेट के हाथ में नहीं है भाई। आर्मी जो है स्टेट थोड़ी ना चलाती है, नेवी है, एयरफोर्स है। जब भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होता है तो गवर्नमेंट लेती है, कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस आती है। फॉरेन अफेयर्स, अब फॉरेन अफेयर्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो हमेशा देश विदेश के दौरे पे रहते हैं, मोस्टली घूमते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं। तो कौन टॉक कर रहा है? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो सेंट्रल का सब्जेक्ट है। किसका बच्चों? सेंट्रल का सब्जेक्ट है। इसी के बाद आप देखेंगे बैंकिंग। अब बैंकिंग की बात करें तो जितने भी बैंक हैं उनके आगे आप देखो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, लगा होता है, पंजाब नेशनल बैंक है, इस तरह से नेशनल वर्ड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी बात सबसे बड़ी बैंक जो है इंडिया की, सेंट्रल बैंक जिसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन लीड करता है? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और यहीं पे करेंसी यानी पैसा छापने का काम अब स्टेट तो नहीं करती है ना, स्टेट्स में प्रिंट होते हैं पर स्टेट करती नहीं है। और इसी क्यों होता है कि अब आप देखोगे भाई सेंट्रल का काम है पर स्टेट्स में हो रहा है, तो ये फेडरलिज्म की तो बात हो रही है कि कौन क्या कैसा काम कर सकता है ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि जो करेंसी है प्रिंट करना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो और इसके बाद कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में जैसे मोबाइल्स वगैरह हो गए, सिम कार्ड हो गए, इनके नेटवर्क वगैरह होते हैं, ये सारी सारी कम्युनिकेशन वाली चीजें भी जो आती हैं वो सेंट्रल के अंडर आती है, स्टेट्स के अंडर नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद करें करेंसी, वो जो भी मैंने आपको बताया। ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉस इन पे ओनली। अब ओनली वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल। एक्सट्रीम लेवल यानी कि यही बना सकते हैं, इस पे कोई और बना ही नहीं सकता। स्टेट चाले नहीं बना सकता, सेंट्रल ही बनाएगा। ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट टू इंश्योर ए यूनिफॉर्म पॉलिसी अक्रॉस द कंट्री, यानी कि यही बनाएंगे सभी चीजों पे। कौन? ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। अगला है स्टेट लिस्ट। अब एक स्टेट लिस्ट पे क्या है? तो स्टेट लिस्ट पे वही वाली बात है, यहाँ पे कौन? ओनली द स्टेट,
क्या वर्ड बोले, ओनली द स्टेट, यहाँ पे स्टेट ही बनाएगा। यहाँ पे आप ये सोचो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कूद पड़े, नहीं कूद सकते, वो नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो आप अगर स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, यानी कि लोकल जो एरिया है वहां के हिसाब से। तो पुलिस सबसे पहला क्या सब्जेक्ट है, पुलिस। इस पे कौन वर्क करेगा, इस पे लॉ कौन बनाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट। अब जब पुलिस कहा तो आपने देखा होगा जो स्टेट्स होते हैं तो वहां की पुलिस के ऊपर नाम लिखा होता है, कहते हैं कि भाई एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। इसी तरह से आप देखोगे गोवा पुलिस, हर जगह की पुलिस अलग अलग होती है और वो पुलिस के टैग लगा होता है। कभी आपने ऐसा देखा कि भारत सरकार पुलिस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस, ऐसा कभी सुना है, नहीं सुना होगा। तो सेंट्रल पुलिस की अगर हम बोले तो वो सीआरपीएफ अलग चीज हो गई। बट आप देखेंगे स्टेट्स के पास पुलिस है, तो पुलिस सब्जेक्ट किसके अंदर आएगा, स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। यानी कि पुलिस पे लॉ अगर बनाना होगा कोई भी तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इसके बाद ट्रेड, ट्रेड की बात करें तो बाजार, व्यापार, इस पे कौन बनाएगा, तो भाई स्टेट बनाएगी कि भाई कहाँ कितना टैक्स लगेगा, कौन क्या बेचेगा, कैसे होगा इसका मार्केट, व्यापार, ये सारी चीजें ट्रेड के अंदर आती है। इसी बात ट्रेड कॉमर्स है नहीं, वाणिज्य, वही व्यापार की बात हो रही है यहाँ पे, खाते आते कंपनी कंपनी वगैरह फैक्ट्री वगैरह, इसकी बात हो रही है। अगली बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, यानी कि आपका खेती। अब खेती बाड़ी किसी राज्य में कैसी होगी, किस तरह की होगी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट किसके अंदर आएंगे, स्टेट के अंदर। यहाँ पे कभी कोई समस्या आ जाती है, फेमाइन वगैरह हो जाता है, सूखा वगैरह पड़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ही देखता है। आपने देखा बहुत बार हमारे यहाँ पे जैसे जून का टाइम होता है तो खेतों में आग लग जाती है, गेहूं के खेतों में थोड़ी सी भी कोई अगर कुछ कर देता है तो लग जाता है। कभी कभी हाई टेंशन जो वायर होते हैं बिजली के वो भी गिर जाते हैं, तो ऐसे में पूरे खेत जल जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप लोग विलेज से बिलोंग करते हो तो देखा होगा कभी आग लगती होगी। तो ऐसे में जो कंपनसेशन की बात होती है, मुआवजे की बात होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही देती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट किसके अंदर आ रहा है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है, ये स्टेट का। अगर यहाँ पे कुछ भी लॉ बनाना होगा बच्चों स्टेट वाले बनाएंगे, यानी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। जो भी आपका स्टेट है, आपका स्टेट अगर यूपी है, हिमाचल है, हरियाणा है, जो भी आपका है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, जो भी आपका स्टेट है वही इस पे वर्क करेंगे। आगे चलते हैं इरिगेशन। अब इरिगेशन आपको समझ आ रहा है, इरिगेशन का मतलब, इरिगेशन का मीन्स होता है सिंचाई। क्या होता है बच्चों, सिंचाई। अब सिंचाई का मतलब ये है कि भाई खेती में अगर पानी ही नहीं पहुंचेगा, सिंचाई ही नहीं होगी, तो भाई कैसे खेती हो पाएगी, है ना। अब आपको पता है, जैसे कि हम ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे और आप जानते भी हैं कि इंडिया में जो है मोस्टली हमारा जो एग्रीकल्चर, हमने इकोनॉमी में डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे किसान जो हैं वो इरिगेशन के लिए यानी कि सिंचाई के लिए टोटल मानसून पे डिपेंड बैठे होते हैं कि भाई बारिश आएगी, बारिश आएगी। इसलिए भारतीय फिल्मों में, बॉलीवुड मूवी में हमने बहुत सारे गाने सुने, काले मेघा, पानी तो बरसाओ, पानी तो बरसाओ, है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, ट्यूबवेल्स नहीं है हमारे पास, तो मोस्टली मानसून यानी बारिश पे डिपेंड करते हैं। अब अगर मान लो बारिश नहीं हुई, तो बारिश नहीं होगी तो फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे में दूसरा रास्ता तो है कि भाई इरिगेशन यानी स्टेट क्या करे, तो वहां पे आपने देखा कैनाल बनाई जाती है। आपने देखा होगा आपके जो नदी वगैरह होती है उनसे निकाल के कैनाल लेके जाई जाती है आपके इरिगेशन के लिए। बहुत बार एक शब्द का प्रयोग किया होगा आपने, अगर आप गाँव से बिलोंग करते, विलेज से करते हैं, तो बम्बा शब्द का नाम प्रयोग किया। बम्बा, बम्बा आ गया गाँव में, बम्बा निकल गया। तो बम्बे का काम क्या होता है, बम्बे का काम यही होता है कि जो नहरें होती है, हमारी नहरें बनाई जाती है, कैनाल बनाई, वहां से छोटे छोटे बम्बे निकाल दिए जाते हैं, खेतों तक पानी पहुंचा दिया जाता है। तो ये इरिगेशन का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट के अंदर आता है बच्चों, ठीक है। आगे कह रहे हैं ओनली द स्टेट, वही वाली बात जो मैंने कहा, ओनली द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज हियर, यानी कि इन सब्जेक्ट पे, जो सब्जेक्ट है पुलिस है, ट्रेड है और आपका कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतने से एग्जांपल याद रखने, 4-5 सफिशिएंट है। आप बाद में क्या करें, सिंपल एक वर्ड लिख दें, वो लिख दें आप क्या, एसेक्ट्रा, ये लिख दें आप। जब भी इतने लिख दें इसके बाद लिख दें एसेक्ट्रा, बस बात आपकी पूरी हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों कंकरेंट लिस्ट पे। किस पे आते हैं, कंकरेंट लिस्ट। अब ये कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, तो इसे समवर्ती सूची भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी लिस्ट है, ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, यानी कि सेंट्रल भी लॉ बना सकती है इस पे और स्टेट भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। बट एक कंडीशन, अब आपको सर दोनों ही बना सकते हैं तो माने किसकी, अगर किसी समय ऐसा हो गया, मान लो मैं हूं, अब मैं कह रहा हूं आप मम्मी से कि मम्मी आज आलू के पराठे बनने चाहिए, मैंने क्या कहा, आज आलू के पराठे बनने चाहिए। और मेरा बड़ा भाई कह रहा है मम्मी नहीं आलू पराठा नहीं बनेगा, आज जो है खीर बनेगी। अब भाई हम दोनों में झगड़ा हो रहा है, हम कह रहे हैं नहीं आलू पराठा बने, बोले खीर बनेगी। तो मम्मी क्या कर रही थी, छोटे वाले क्या है, ऐसा है आप चुप रहिए, बड़े भैया जो कह रहे हैं वही बनेगा, यानी कि क्या, खीर बनेगी। तो बड़े भैया कौन है यहाँ पे, तो बड़े भैया सेंट्रल है। तो क्या होगा कि अगर स्टेट और सेंट्रल किसी बात को लेकर भिड़ जाते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल की बात को माना जाएगा, सेंट्रल का रूल ही माना जाएगा और वही उस पर लॉ बनाएंगे और उसको अप्लाई भी किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो इसको देखते हैं। तो कह रहे हैं कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट दोनों के इंटरेस्ट होने चाहिए, दोनों के इंटरेस्ट पे कोई भी बना सकता है। जैसे एज लाइक दैट योर एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा। अब शिक्षा आप देखोगे तो भाई आपने देखा होगा
हमारे यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं वो सेंट्रल के भी बोर्ड्स होते हैं और हमारे स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं, दोनों की बुक्स भी अलग अलग होती हैं मोस्टली। आप देखोगे सेंट्रल की बुक्स उनके टॉपिक्स अलग होते हैं, कभी स्टेट वाले अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे कि हम सदर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पे लैंग्वेजेस जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, तो इस तरह से चीजें की जाती हैं, तो ये चीज हमें देखने मिलती है। अगला है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, जंगल यानी वन, ये स्टेट के अंदर भी आते हैं और ये सेंट्रल के अथॉरिटी में भी आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एमपी में आपने भी सुना होगा हाल ही में कूनू नेशनल पार्क बना था। अब कूनू नेशनल पार्क बना, वैसे वर्ड जो आ गया नेशनल, अब नेशनल का वर्ड जैसे आता राष्ट्रीय स्तर की बात होगी, राष्ट्रीय स्तर की बात होगी तो सेंट्रल की बात हो जाएगी। बट अगर कूनू नेशनल की बात करें तो बच्चों कहाँ है, एमपी में। तो आप देखोगे जंगल जो है स्टेट का है, पर इस पे पार्क कौन बना रहा है, पार्क सेंट्रल बना रही है। तो यहाँ पे आपने दोनों लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो दोनों लोग यहाँ पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला कह रहे ट्रेड यूनियंस। अभी ट्रेड यूनियंस संघ होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेड यूनियन यानी कि जो आपने देखा कंपनियां होती हैं वहां पे संघ बना लेते हैं, लेबर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी यूनियन बना लेते हैं बड़ी बड़ी, तो ये ट्रेड यूनियन होती है। जैसे भी आपने नोएडा में देखा था, अभी हाल में जो है प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पे, नोएडा में भी जो हो रहा था, तो वहां पे कोई ट्रेड यूनियन वाला आ जाए बोले हड़ताल, स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक, हम काम पे नहीं जाएंगे, तो ये ट्रेड यूनियन वाले होते हैं। अगला है मैरिज यानी शादी। शादी पे भी क्या दोनों लोग बना सकते हैं। अब शादी को वो जैसे कि आप बोले कि आप शादी पे कैसे बना सकते हैं सर, क्या शादी का मतलब है? जैसे हमने क्या किया कि शादी की जो एज है उसको हमने सेट कर दिया। पहले कभी आप देखोगे कि पहले बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, तो कभी 10 साल उम्र भी हुआ करती थी बच्चों की, 10 साल की उम्र में आप शादी कर सकते हो, ये लीगली था। बट कुछ ऐसे केस आए जब उसको कैंसिल किया गया और बढ़ा दिया गया, 14 ईयर्स किया गया, कभी 16 ईयर्स कर दिया गया, फिर आपने देखा 18 ईयर्स किया गया, अब प्रेजेंट टाइम में 21 ईयर्स कर दिया गया। तो ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे स्टेट भी जो है एक्शन ले सकता है और यहाँ पे आपका सेंट्रल भी ले सकता है, दोनों लोग ही लॉ बना सकते हैं। अब इसी में एक ऐसा भी अभी हाल में आपने देखा, ट्रिपल तलाक का देखा होगा आपने, मुद्दा आया था ट्रिपल तलाक का। तो ट्रिपल तलाक पे आपने देखा कानून बनाया, तो किसने बनाया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। दोनों लोग बैठ गए, बात कर ली, अब बात करके क्या किया, वो कानून बना दिया। तो ये भी ऐसे मुद्दा है। अडॉप्शन यानी कि किसी को भी आप गोद लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। आगे बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, क्या कहना दोनों बना सकते हैं, बट कह रहे इफ लॉज कन्फ्लिक्ट द लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल्स, यानी कि अगर कोई कंफ्लिक्ट हो जाती दोनों के बीच में तो उस कंडीशन में सेंट्रल की बात मानी जाएगी, सेंट्रल लॉ बनाएगा, ना कि स्टेट बनाएगा, वहां नहीं बनाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। अगली बात चलते हैं, अगली लिस्ट है रेजिडेंसी सब्जेक्ट। अभी रेजिडेंसी सब्जेक्ट का मतलब अवशिष्ट विषय। अब ये क्या है, इसका मतलब ये देखो, सब्जेक्ट दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, एग्जांपल एट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस। अब ऐसा है, जब हमने देखा 1947 की बात है, हम आजाद हुए, उससे पहले से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी, उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। अब बहुत सारी ऐसी चीजें थी उस समय नहीं थी, हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो आज नहीं, हो सकता है 100 साल बाद है बहुत सारी चीजें आ जाए। अब जब ऐसा होगा तो भाई जो भी चीजें भविष्य में होंगी, तो उस समय हमारे जो कानून बनाने वाले लोग थे उन्होंने सोचा कि यार कभी भविष्य में कुछ आ गया नया, तो उस पर कौन कानून बनाएगा, क्योंकि तो झगड़ेंगे दोनों, बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ना पावर आपके पास है सब्जेक्ट में मेरे पास, तो सेंट्रल बोलेगा मैं करूंगा, स्टेट बोलेगा मैं करूंगा। तो देखो समझदारी क्या दिखाई उन्होंने, पहले ये लिस्ट बना दी उन्होंने रेजिडेंसी सब्जेक्ट, यानी कि जो भी भविष्य में जो भी फ्यूचर में सब्जेक्ट आएंगे उन पे ऑटोमेटिकली सेंट्रल ही रूल बनाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे बात कर दी इन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो भी आते हैं, कंप्यूटर की बात होती है, तो आप देखेंगे वहां पे कौन काम करेगा, वहां पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। जैसे भी आपने देखा होगा स्पैमिंग चल रही है बहुत ज्यादा, तो साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम की बात हो रही है तो सेंट्रली उसको देखती है। अब डीप फेक का मामला चल रहा है, आपने देखा होगा, तो स्पैमिंग के भी बहुत सारे केसेस आते हैं। तो यहाँ इस सिचुएशन में जो है कौन काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा आपका सेंट्रल। अगर मान लो टेक्नोलॉजी का भी कोई सब्जेक्ट आ जाता है, आईटी डिपार्टमेंट, तो वहां भी कौन काम करेगा, वहां भी सेंट्रल काम करेगा। तो इस तरह की सारी चीजें जो पहले नहीं थी अब है, तो उन पे ऑटोमेटिकली वर्क कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप ये फोटो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, तो आपको एक बार में रिवीजन करने के लिए आसान हो जाएगा। ये ले लीजिए, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट है एंड रेजिडेंसी सब्जेक्ट है। ले लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ आ गया, चलिए हम आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं अनइक्वल पावर अमंग स्टेट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि बहुत बार स्टेट्स भी जो है उनके बीच में पावर शेयरिंग प्रॉपर नहीं होती है कि भाई सारे स्टेट्स इक्वल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ स्टेट्स को पावर ज्यादा देते हैं, कुछ स्टेट्स को कम देते हैं, उसकी भी कंडीशन होती है, वहां का हिस्ट्री होता है, वहां का कल्चर होता है, और वहां का जो एटमोस्फेयर है, चीजें हैं, लोग हैं, वहाँ की जो एथनिक कम्प्लेक्शन है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से जो है हम स्टेट्स को पावर प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसी को कहते हैं अनइक्वल पावर्स अमंग स्टेट, यानी सभी को एक जैसी पावर नहीं है। कुछ स्टेट जो है वो स्पेशल कैटेगरी में भी आते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं स्पेशल स्टेट। अब स्पेशल स्टेट, स्टेट्स यानी कि
विशेष राज्य का दर्जा, ऐसे बोला जाए तो विशेष राज्य का दर्जा। तो किस किस के पास है? तो लाइक आसाम, अब आसाम नॉर्थ ईस्ट का है, नागालैंड ये भी नॉर्थ ईस्ट का है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में आप देखो, एंड मिजोरम ये भी क्या है, नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं यहाँ पे। एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल नंबर 371, इसको लर्न कर लें आप लोग, याद कर लें इसको, आर्टिकल नंबर 371। अब इसी के साथ मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको ये याद हो जाएगा। आपको पता कश्मीर जो था हमारा, अब तो नहीं रहा, पहले स्पेशल स्टेटस इसके पास भी था, तो ये आर्टिकल नंबर 370 के अंडर आता था। इससे बस एक प्लस कर दें 371, इसके अंडर ये लोग आते हैं। टू प्रोटेक्ट इंडिजीनियस लैंड राइट्स एंड कल्चर। अब इंडिजीनियस का मतलब है जो वहां के लोग हैं, जो शुरू से लोग रह रहे हैं, यानी मूल निवासी, उनकी जो जगह है, उनके जो राइट्स, उनका जो कल्चर है, वो बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट रखना, सुरक्षित रखना। अब जैसे कहें कि भाई देखो ऐसा, नॉर्थ ईस्ट जो लोग हैं बहुत कम लोग हैं वहां पे, और वहां पे नेचर बहुत ज्यादा है। कैसा बेटा? नेचर बहुत ज्यादा। मान लो कोई अदर स्टेट्स के लोग पहुंचते हैं वहां, जमीन खरीदने लगते हैं और वहां पे डिफॉरेस्टेशन करने लग जाते हैं, या फिर वो फैक्ट्री लगा देते हैं, वहां पे पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? वहां के लोग समस्या होगी, वहां का कल्चर खत्म होगा, वहां पे इस तरह की चीजें करेंगे तो वहां नेचर को हार्म पहुंचेगा। तो इनके पास स्पेशल पावर है, कैसी कि अपने लिए अपने रूल्स बना सकते हैं एक्स्ट्रा। जैसे कि अगर इन्होंने रूल बना दिया कि आप अदर स्टेट के लोग आके यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, तो हाँ इनके पास पावर है, ये बना सकते हैं आप जाके जमीन नहीं खरीद सकते। आप एज टूरिज्म जा सकते हैं, टूरिस्ट के फॉर्मेट में जा सकते हैं, भाई टूरिज्म करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, उस पर्पज से जा सकते हो आप देखने के लिए, पर आपको जगह लेके वहां रहने लग जाओ, ऐसा अलाउड नहीं करते हैं लोग। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं यूनियन टेरिटरी। इसका भी कंसेप्ट समझ लेते हैं, ये सब इंडिया में ही है, क्योंकि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद डाइवर्स कंट्री, इसलिए पॉसिबल। अब यूनियन टेरिटरीज क्या है? तो एरिया टू स्मॉल, एरिया टू स्मॉल, टू स्मॉल यानी बहुत छोटा। कैसा? बहुत छोटा। टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट एंड कुड नॉट बी मर्ज, यानी वो अपने आप में आजाद है, और आजादी के बाद से भी, मतलब उसके बाद भी आजाद होने के साथ साथ किसी स्टेट में मर्ज नहीं हो पाया वो एरिया, यानी कोई छोटा सा जगह है वो किसी स्टेट में मर्ज नहीं हुआ। अब बेचारा अलग रह गया तो क्या करे? तो उसे क्या किया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी सेंट्रल उस पर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। कौन करता है? सेंट्रल करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एग्जाम्पल है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ आप देखो कैपिटल है वैसे कहने के लिए वो दो स्टेट्स की, आप देखो हरियाणा की भी स्टेट, मतलब हरियाणा स्टेट की भी वो कैपिटल है, और आपकी पंजाब की भी है, और अपने आप में यूनियन टेरिटरी भी है। ये एग्जाम्पल पहला ऐसा है इंडिया का जो दो स्टेट्स की तो कैपिटल है, और साथ ही साथ आप देखेंगे क्या है कि भाई वो यूनियन टेरिटरी है, और एक सिटी भी है अच्छी। इतनी चीज है। आगे लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप आप देखेंगे तो लक्षद्वीप कोई स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। आपने देखा था अभी हाल ही में जो मालदीव के जो मतलब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने हमारे इंडिया के खिलाफ बहुत उल्टे सीधे मतलब कमेंट बाजी करी थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, सिंपल लक्षद्वीप गए और जाके 2-3 फोटो खिंचाई मस्त बीच पे एकदम बढ़िया से सॉल डाल के, अब बस वो पोस्ट कर दिया, और उसके बाद पूरा टूरिज्म मालदीव का धड़ाम से नीचे गिर गया। तो वही जगह है ये लक्षद्वीप, ठीक है, जहां भी प्रधानमंत्री जी गए थे कुछ दिनों पहले। इसके बाद आप देखेंगे दिल्ली, दिल्ली भी आपका यूटी, दे डू नॉट हैव स्टेट पावर्स, इनके पास स्टेट पावर नहीं है, दिस सेंट्रल गवर्नमेंट रन्स देम, इनको कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में जो फेडरलिज्म है, क्या इसको प्रैक्टिस किया गया है? हुआ है क्या यहाँ पे ऐसा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल हुआ है। इससे भारत से अच्छा तो एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। यहाँ पे जितना अच्छा फेडरलिज्म को किया गया, यहाँ पे पावर जो गवर्नमेंट स्टेट की है उसको ध्यान रखा गया है, सेंट्रल को ध्यान रखा गया, दोनों में कोऑर्डिनेशन दिखा है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, अभी हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ कह रहे हैं द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया is attributed to its democratic politics. It relies on 3 major tests. तो क्या कहते हैं? 3 मेजर टेस्ट। अब वो 3 मेजर टेस्ट आगे बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से। ये टेस्ट से 100% क्लियर हो जाता है कि इंडिया में जो है रियल सक्सेस दिखाई देती है फेडरलिज्म की, रियल सक्सेस की, हाँ भाई इंडिया में रियल फेडरलिज्म है। 3 टेस्ट हैं, चलिए बात करते हैं कौन से टेस्ट हैं। तो देखिए पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। क्या है बच्चों? लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इसका मतलब होता है भाषाई राज्य, भाषाई राज्य, ठीक है। तो यहां कह रहे आफ्टर 1947, आफ्टर 1947 बाउंड्रीज वर चेंज टू इंश्योर पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। अब ये कह रहे हैं कि भाई 1947 के बाद क्या हुआ कि जो बाउंड्रीज थे हमारे स्टेट्स के वो अलग अलग थे, बदल गए थे, और इसके बाद ही क्या हुआ, जो लैंग्वेज वाली बात आ गई। अब उन्होंने कहा कि ऐसा है, अभी तो हम देश आजाद हुआ, अलग अलग स्टेट जैसे तैसे तो घंटे कर पाए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, आपको पता ही है। उसके बाद एक और बात आ गई कि अब एक काम करो, बोले क्या? बोले अब हमें हमारी भाषा के आधार पर राज्य बना के दो, हमारी लैंग्वेज के बेस पर हमारा स्टेट बना के दो। जैसे कि मान लेते हैं
जो मराठी लोग हैं, मराठी अभी पहले बॉम्बे मतलब प्रोविंस है, अब वहां पे बॉम्बे प्रोविंस में क्या है कि गुजराती लोग भी रहते हैं, मराठी लोग भी रहते हैं। अब वो बोले कि ऐसा करो, हमको भाई हमारे भाषा के नाम पे अपना राज्य बना के दो, यानी मैं मराठी हूँ तो मुझे मेरे नाम का महाराष्ट्र बना के दो, गुजराती बोला मैं गुजराती हूँ मेरे लिए गुजरात बना के दो। उधर नीचे सदर्न इंडिया जो है होने लग गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने लग गई कि भाई आंध्र प्रदेश से बोले कि ऐसा है हमको बना के, तो सबसे पहली मांग जो भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेस पे जो उठी थी वो आंध्र प्रदेश से उठी। आंध्र प्रदेश से उन्होंने कहा कि भैया हमें बना के दो हमारे भाषा के आधार पे। अब आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कि आंध्र प्रदेश की जो वहाँ की जो रीजन लैंग्वेज है वो क्या है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उसको लेके बोले कि हमारी भाषा के आधार पे हमारा स्टेट बना के दो। तो अब जो देश है यहाँ पे प्रेजेंट, मतलब उस टाइम में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री जी थे, उनके सामने गंभीर समस्या थी। वो सोचे यार सेंट्रल में बैठे थे, अभी अभी तो देश आजाद हुआ है, जैसे जैसे हमने स्टेट इकट्ठे किए, अब ये भाषा के आधार पर और स्टेट बनाए जाए, यानी फिर से बाउंड्री चेंज की जाए, तो गंभीर समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्या पता ऐसा ना हो कि देश पूरा टूट जाए फिर से, हो सकता है ना भाई। कभी कभी जब हम लोग ऐसे मतलब सिनेरियोस निकलते हैं, ऐसी सिचुएशन से जाते हैं, तो बड़ा डर लगता है क्या करें। तो उनका डर भी जायज था, उन्होंने सोचा कि अगर अभी ये स्टेट बना दी हमने लैंग्वेज बेस पे, तो कहीं फिर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, पता चले फिर देश टूट जाए। तो ऐसी बात आई। पर इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे फिर भी हमने क्या किया, हमने बनाए। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने नहीं बनाए, हमने स्टेट्स बनाए। अभी आपको दिखाएंगे कि हमने बनाए, हमने स्टेट्स को समझा। और उसके बाद क्या हुआ, ये डर तो था पर डर खत्म हो गया, ये अच्छे से हमें और एडमिनिस्ट्रेशन करने का बढ़िया तरीका मिल गया, देश की यूनिटी यानी कि एकता को और मजबूती मिली। और इसी के साथ हमने देखा कि हमने इन कंडीशन पे भी नए जो है स्टेट बना दिए, जैसे कि हमने कल्चर बेस पे अलग स्टेट बनाए, हमने एथनिसिटी पे बनाए, हमने ज्योग्राफी के अंडर भी बनाए, सिर्फ लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे नहीं बनाए हमने, लैंग्वेज बेस पे बनाए। तो अब ऐसे पे क्या, तो कल्चर, जैसे नागालैंड का अपना कल्चर है तो हमने नागालैंड बनाया। हमने एथनिसिटी और आपकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया, ठीक है। उत्तराखंड पहले किसका पार्ट था, उत्तर प्रदेश का। झारखंड किसका था, बिहार का। अब ये अलग अलग स्टेट्स हो गए हैं, तो ये बनाए गए हम हमारे यहाँ पे। तो ये क्या है, ये फेडरलिज्म का ही तो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आगे कह रहे हैं रिजल्ट में कि इट डिड नॉट डिसइंटीग्रेट द कंट्री एज फियर्ड, इंस्टेड इट मेड इंडिया मोर यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। तो क्या कह रहे हैं कि भाई पहले जो डर था हमें कि ऐसा हो सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का डर था कि कहीं देश टूट ना जाए, तो टूटा तो नहीं, और मजबूत हो गया, और यूनिटी आ गई, और जो शासन था वो और अच्छे से चलने लगा। क्योंकि भाई सिंपल है, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारी चीजें, हमारा अपना स्टेट बन गया एक अलग से। अब हम आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां कोई मिक्सअप वाली चीज नहीं है, आसानी से हमारी भाषा सबको समझ आ रही है, ऑफिशियल पर भी आसानी से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पर उधर सेंट्रल से हमारे रिलेशन भी बढ़िया चल रहे हैं कि चलो सेंट्रल ने हमारी बात मान ली, हमारा सम्मान रख लिया, और सेंटर ने भी क्या किया, जो उनकी इच्छा थी, उनकी मर्जी थी, वो भी पूरी कर दी। तो यहाँ देखा आपने सेंटर और स्टेट का रिलेशन बढ़िया से मेंटेन, और ये किसकी वजह पॉसिबल हो पाया, ये हो पाया फेडरलिज्म की वजह से पॉसिबल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। अब हमारे इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी यानी भाषा की योजना क्या लगाएगी। तो इंडिया इज नो नेशनल लैंग्वेज। तो सिंपल है, हमने क्या किया, हमने जैसे श्रीलंका में हुआ था ना कि सिंगली लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया, हमने नहीं किया किसी को भी। हमारे यहाँ 40%, 44% अप्रोक्स जो है वो हिंदी बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया, नहीं, हमने नहीं किया। हमने सिंपल कहा कि जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो ऑफिशियल तो रहेगी, नेशनल लैंग्वेज नहीं रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज आप बना सकते हो। इसके बाद जो भी जिस भी स्टेट की अपनी मतलब जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि आप देखो तमिल है, मलयालम है और कन्नड़ा है, इस तरह मराठी है, इस तरह की जो लैंग्वेज, गुजराती है, बंगाली है, तो इस तरह उन्होंने कहा कि भाई अपनी आप बनाओ। और अगर आपको साथ में अगर इंग्लिश भी लेके चलनी तो आप इंग्लिश भी लेके चलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हमने किसी मतलब अपने देश की कोई एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसी को नहीं चुना। क्यों नहीं चुना, क्योंकि हम जो पावर वाली बात थी ना श्रीलंका में, हमने क्या किया, सीधा अपने पास ही अब जो होगा हम ही करेंगे, हमने ऐसा नहीं किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी हमने क्या ऑफिशियल लैंग्वेज किया पर इसको नेशनल लैंग्वेज नहीं घोषित किया। स्पोकन बाई 44% इंडियंस। 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने क्या किया, देश से टोटल 22 भाषाओं को, 22 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल के अंडर हमने रखा कि ये हमारी भाषाएं हैं भारत की, उनको प्रॉपर तरीके रिकॉग्नाइज किया, यानी परिचय कराया कि ये 22 भाषाएं हैं। ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही है कि बस हिंदी हिंदी है, नहीं, हमारे देश में और भी 22 भाषाएं जिनको स्थान दिया गया है 8th शेड्यूल के अंडर। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बोर्ड में, आप इसको ध्यान रखेंगे कि हमारे किस शेड्यूल के अंडर भाषाओं को रखा गया। तो 8th शेड्यूल किसमें रखा गया, 8th शेड्यूल में। और कितनी लैंग्वेजेस है, तो 22 लैंग्वेजेस। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। आगे कह रहे हैं टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, अब कह रहे टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट लाइक इन श्रीलंका, वही जो भी मैंने आपसे कहा श्रीलंका, द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड टू continue the use of English along with Hindi for official purposes after 1965 respecting non-Hindi speaking states especially तमिलनाडु। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई आप हिंदी चलाना चाहते हैं हिंदी चलाएं, साथ में आप साथ में इंग्लिश चलाना चाहते हैं आप इंग्लिश चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि तमिलनाडु
यहाँ पे हिंदी एक्सेप्टेड नहीं थी, इन्होंने कहा कि हम हिंदी जो है नहीं कर पाएंगे, हिंदी राज्य नहीं है, तो इनसे कह दिया ठीक है भैया आप इंग्लिश में करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो ठीक लगे। तो यही तो है फेडरलिज्म, कि हमें स्टेट का सम्मान करना है और स्टेट को सेंट्रल का सम्मान करना है, झगड़ा नहीं करना, दोनों की अपनी शक्तियां पता, अपना ज्यूरिडिक्शन यानी क्षेत्र पता है कि हमें कैसे रहना है, सेंट्रल को पता कैसे रहना है, ऐसा नहीं कि झगड़ने लगना है, ऐसा नहीं करना है। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को सेटल कर लिया, श्रीलंका वाले नहीं कर पाए। इसका मतलब श्रीलंका वालों को हम लोग से सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, बताओ बच्चों, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लो आप एक बार ये फोटो, इसका इमेज जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको रैपिड रिवीजन के लिए या फिर आप जब भी करेंगे रिवाइज तो आप इसे देख सकते हैं। देख लिया बच्चों, देख लो एक बार ठीक से। चलिए आगे कह रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। अब ये सेंटर स्टेट रिलेशन यानी कि आपके जो केंद्र है और राज्य के साथ संबंध कैसे हो हैं या कैसे थे, केंद्र और राज्य संबंध, इस पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं पॉलिटी की यहाँ पे, है ना। तो देखो ऐसा था पहले, जब 90s के पहले का दौर था ना, इससे पहले का एरा था 1990s यानी 1990 से पहले, तो यहाँ पे क्या होता था कि वन पार्टी डोमिनेंस था, यानी पूरे देश में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। सेंट्रल में वही है, स्टेट में भी वही है, मोस्टली स्टेट में एक ही सरकार है। अब ऐसे में क्या होता है, जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो सेंट्रल में बैठी है, स्टेट में बैठी, तो उन्हें टेंशन नहीं रहती यार हमारी तो सरकार है, सेंट्रल में हम बैठे वहां भी तो स्टेट वाले भी सोचते हैं क्या ही है, हमारी बैठी है, तो वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, वो कहते चलो ठीक है, वो जो कह रहे हैं वैसे ही काम करते रहो। तो यहाँ पे ना रिस्पेक्टिंग की और थोड़ा पावर की चीज जो होती है ना, वो उतनी ज्यादा नहीं हो पाती, वहां भी वही है, यहाँ भी तो मन मर्जी अपने स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाते, यानी ऑटोनॉमी जो होती है थोड़ी कम हो जाती है इस सिचुएशन में, है ना। ये देखने को हमें यहाँ पे मिलती है, जैसे कि आप देखिए बिफोर 1990 सेम पार्टी ऑफ रूल द सेंटर एंड स्टेट, सेम पार्टी। अब सेम पार्टी आप बताइए कौन सी सेम पार्टी थी, सेम पार्टी जो भी थी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है ठीक से, कौन सी पार्टी थी। द सेंटर फ्रिक्वेंटली मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस राइवल स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर था वो मिसयूज करता था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन, मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन डिसमिस राइवल स्टेट्स गवर्नमेंट, यानी राइवल कोई भी टक्कर देने वाला राज्य अगर होता था तो उसे डिसमिस कर देते गवर्नमेंट को उसकी। कैसे करते तो आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 356, ये ध्यान रख लेना, आर्टिकल नंबर 356 जो है वो आपके प्रेसिडेंशियल रूल को बताता है कि किसी भी गवर्नमेंट लगा, पता चला कि हमारी अगर पार्टी की नहीं बनी तो चलो एक काम करते हैं यार यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, हटाओ, सरकार निकाल दी, हटा दी वहां से। तो ऐसा भी पहले होता था। अब बाद में क्या होगा, तो वही बात है कि जब आप कुछ गलत करते हो तो एक ना एक दिन तो ऐसा आता ही है कि आप फिर खत्म हो जाते हो पूरी तरह से, किसी का सहारा लेना पड़ता है, वही होगा 1990s के बाद। तो यहाँ पे देखेंगे कि आफ्टर 1990s द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। अब कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या, कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिला ही नहीं, मेजोरिटी ऑफ वोट मिला नहीं। जब मेजोरिटी ऑफ वोट नहीं मिला, मान लो 65% किसी को नहीं मिल रहा है वोट, अब जब नहीं मिल रहा तो इतने गवर्नमेंट बनानी है। अब पता चल रहा है कि बाकी पार्टीज को मिला, जो रीजनल पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी है उनको मिल गया। अभी अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा अभी क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है, चैप्टर नंबर 4 में। तो हमने क्या किया, रीजनल पार्टी अब गवर्नमेंट ही नहीं बना सकते अकेले। अब क्या, जब अकेले नहीं बना सकते तो फिर क्या करें, भाई आ जाओ भाई आ जाओ, आप भी साथ दे दो, आप भी साथ दे दो, हम मिलकर क्या करते हैं गवर्नमेंट बनाते। जब मिलकर गवर्नमेंट बनाते तो उसे कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन सरकार। क्या कहते हैं बच्चों, गठबंधन सरकार। अब जब गठबंधन सरकार बना रहे हैं और किसी को साथ लेके आ रहे हैं तो भाई अब तो बात तो माननी पड़ेगी, अब नहीं कर सकते उनको बाईपास कि नहीं अब हमारी मर्जी, नहीं 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 अब नहीं, अब तो उनको पूरा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, है ना। अब तो बात पूरी कायदे की होगी कि हम इस पर रूल बनाएंगे तो हम बनाएंगे, हम प्रॉपर करेंगे, यानी कि अब फेडरलिज्म को प्रॉपर प्रैक्टिस किया जाने लगा। जो ऑटोनॉमी थी वो भी उनकी बढ़ गई। अब ऐसा नहीं कि वो जो कहते नहीं, अब ऑटोनॉमी हो गया, अब यानी स्टेट को ऑटोनॉमस ज्यादा मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे रिजल्ट कह रहे हैं इन न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। तो क्या कह रहे हैं, इन न्यू कल्चर आ गया, पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर स्टेट। क्या वर्ड यूज किया, रिस्पेक्ट यानी सम्मान मिलने लगा स्टेट को, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता को, कि भाई सेंट्रल अब नहीं कर रहा कि तुम मेरे हिसाब से चलोगे, अब तुम्हें जो लग रहा है करो, तुम्हारे लिए बढ़िया है। इमर्ज्ड सपोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पे जो है सपोर्ट मिलने लगा। किस बात को लेके, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल टू आर्बिट्री डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। जो मैंने बताया था आपको कि कोई भी राइवलरी है उसको उठा के गायब कर दिया 356। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या दिया कि देखो ऐसा है, बहुत हो गया, अब आप नहीं कर सकते कि कोई भी प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया और हटा दिया, अब ये नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया मेंटेन। अब देखो मैंने आपसे पहले क्या बताया था कि सुप्रीम कोर्ट एम्पायर की तरह वर्क करेगा, तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल में आपने देखा इस तरह से वो हटा दे रहे हैं, मिसयूज कर ले रहे हैं आर्टिकल नंबर 356 का। तो कौन कूद गया बीच में, सुप्रीम कोर्ट, चेक एंड बैलेंस के लिए। उसने कहा नहीं अब नहीं होगा ये सब, अभी तक जो था वो था। तो ये हमें आफ्टर 1990 के बाद देखने को मिलता है बच्चों। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो एक बार ये फोटो देख लो आप, ये 90s के पहले का फोटो और ये 1990 के बाद का फोटो है। ये देखो
यहाँ पे देखो एरा ऑफ सेंट्रलाइजेशन प्री 1990 सिंगल पार्टी डोमिनेंस। तो देखो सिंगल पार्टी कोई डोमिनेंस है तो यहाँ पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लेस स्टेट ऑटोनॉमस यानी अपने हिसाब से चला रहे हैं कि भाई तुम्हें ऐसे करना तुम्हें। और यहाँ पे देखो मिस यूज ऑफ आर्टिकल नंबर 356 प्रेसिडेंशियल रूल डिसमिसल ऑफ रीजनल गवर्नमेंट, हटा देते गवर्नमेंट को, वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा देते। तो यहाँ देखो स्टेट के नेम लिखे जैसे पंजाब, केरला, तमिलनाडु और ये तमिलम, बंगाल, ये इस तरह से क्या है कि जो स्टेट्स हैं यही सेंट्रल से लीड किया जा रहा है इनको। और यहाँ पे है अब आपका आफ्टर यानी कि पोस्ट 1990s, यहाँ पे देखो सब एक साथ बैठे हैं। अभी क्या है खड़े हैं, वही आपने एनसीईआरटी में देखना फोटो है उसमें, तो आप देखेंगे कि जो सेंट्रल में पीएम है वो कटोरा लेके आ रहे हैं सारे स्टेट और उनको पावर दे रहे, लो तुम इतनी लो, तुम इतनी लो, तुम्हें बस इतनी मिलेगी, अपने हिसाब से चला रहे हैं। ऐसा नहीं था, अब इक्वल यानी कि अब बराबर की बात हो रही है, यहाँ पे फुल इज्जत की बात हो रही है, सबको मिलेगी फुल इज्जत। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी अपना काम कर दिया एम्पायर की तरह, रेजोल्वेंट डिस्प्यूट एम्पायर। ठीक है बच्चों, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहो तो, आगे बढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, अब इसको समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया हमें फेडरलिज्म का, यानी कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है बच्चों। क्या ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बोला जाता है इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण का मतलब है कि अगर हम विकेंद्रीकरण शब्द में से बी हटा दें तो केंद्रीकरण हो जाएगा, यानी कि सेंटर को जो चीजें यानी सेंटर से दूर हटके, विकेंद्रीकरण है सेंटर से दूर हटके। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है सुनो, डिसेंट्रलाइजेशन मींस टेकिंग पावर अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिविंग इट टू लोकल गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके क्या करते हैं, जो पावर है वो किसको दे रहे हैं? वो लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं। किसको देते हैं? लोकल गवर्नमेंट को। मैंने भी क्या कहा था क्लास की स्टार्टिंग बच्चों, मैंने कहा था आपसे कि जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उन्हें नहीं पता है कि हमारे गांव का डेवलपमेंट कैसे होना है। जो स्टेट में कहीं कैपिटल में बैठे हुए हैं उन्हें नहीं पता हमारे गांव का डेवलपमेंट कैसे होना, पर हमारे गांव के आदमी को बहुत अच्छे से पता है। उसे इतना तक पता है कि भाई किसके घर में खाना बना, किसके घर में खाना नहीं बना, कौन गरीब है कौन अमीर है, किसके खेत में मेड़ की झगड़ा हो रहा है, किसी घर में क्या हो रहा है, उसको सब अच्छे से पता है। उसको मालूम कहाँ पे गड्ढा खोदे कुआं बनाना है, कहाँ पे रोडें बननी है, सब कुछ उसको मालूम। तो इसका मतलब ये कि पावर देंगे तभी तो कुछ कर पाएगा ना, पावर ही नहीं देंगे तो कैसे कुछ कर पाएगा। तो यहाँ पे फेडरलिज्म को और इम्प्रूव करते हुए हमने क्या किया, थर्ड टायर गवर्नमेंट बना दी, जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है इसका फॉर्म किया गया, लोकल गवर्नमेंट जो अभी मैंने आपको बताई थी, यानी तीसरी थर्ड टायर वाली। यहीं पे क्या करे, रैशनल यानी तर्क क्या दी, लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज, अभी जो मैंने आपको बेटर नॉलेज ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स, जो लोकल लोग हैं वो ज्यादा बेहतर समझेंगे। भाई मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे गली में क्या कैसा चल रहा है तो तुम ज्यादा अच्छा बता पाओगे, ना कि कोई दिल्ली में बैठा वो बता पाएगा, है ना। अब मैं मान लो यहाँ पे हूँ, सपोज मैं आगरा में हूँ, अब आगरा की गली में कोई प्रॉब्लम है तो मैं बेहतर बता पाऊंगा। अब बेंगलोर वाला पर्सन थोड़ी ना बता पाएगा कि क्या प्रॉब्लम। तो जब मुझे कोई प्रॉब्लम पता है तो समाधान ही मेरे पास अच्छा होगा ना, मैं उसको हैंडल अच्छे से कर पाऊंगा, सॉल्यूशन मैं निकाल पाऊंगा। पर मैं नहीं कर सकता कुछ भी, मेरे पास पावर नहीं है। तो अब मुझे वो पावर दे दी गई तो यानी डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया बच्चों। ठीक है, तो यहीं पे कह रहे हैं लोकल प्रॉब्लम्स नो वे टू स्पेंड मनी एफिशिएंटली, यानी पैसा कहाँ पे खर्च करना है। एंड इट्स प्रमोट्स डायरेक्ट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो कह रहे कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हुए लोकल सेल्फ गवर्नेंस स्टार्ट किया गया। अब देखो एक्चुअल में अगर सच कहें तो प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी यही दिखाई देती है। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं जब लोकल गवर्नमेंट बनेगी तो आपके पास कौन होंगे भाई, आपके पास प्रधान जी होंगे, है ना। और अगर शहर में आप रहते तो मेंबर साहब होंगे, यानी वार्ड सभासद जी होंगे। अब आपने देखा प्रधान जी जा रहे तो कहीं आप खेत में काम कर रहे, सामने प्रधान जी जा रहे, आप ए प्रधान जी सुनो सुनो जरा समस्या हो गई है। बोले क्या हो गया है? कि हमारा पड़ोसी जो खेत में जो खेती करता है, रामवीर नाम का आदमी, वो क्या करता है, वो ये करता है कि हमेशा मेड़ खोद खोद के हमारी तरफ ले आता है और हमें समस्या हो जाती है। अब इस पे चलेंगे नहीं, अब पानी रुकेगा नहीं, तो अब ये समस्या हो रही है। तो प्रधान जी बोले रुको अभी शाम ही को मिलते हैं उससे और पंचायत बैठाते हैं, और देखो हाल बात शुरू हो जाती है और सॉर्ट आउट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें शहर में, अगर आप रहते हो स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, लाइट नहीं आ रही है, पता चला तो आपने तुरंत सभासद जी से कहा, अरे सभासद जी देख लीजिए जरा स्ट्रीट लाइट नहीं सही से चल रही है, अंधेरा पड़ा रहता है, नालियां साफ नहीं हो रही। आपने तुरंत फोन किया। अरे क्या आप सीएम को ऐसे फोन लगा सकते हैं बच्चों? क्या आप पीएम को फोन लगा देंगे कि नालियां साफ नहीं हो रही है, कि खेत में झगड़ा हो रहा? नहीं कर सकते ना। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई थी ताकि लोकल लोगों को प्रॉब्लम समझ आए, सॉल्यूशन भी हो पाए। बच्चों समझ आया आपको? थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, थ्री टायर, फर्स्ट सेंट्रल स्टेट्स एंड लास्ट लोकल गवर्नमेंट। और इन तीनों के पास पावर कौन देता है? तो फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है बच्चों, चलिए दोबारा से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये कब से आया, कैसे आया, किस तरह से अमेंडमेंट किया गया। तो यहाँ पे बात करें तो 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि हमने 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। 1992 में किसके लिए? लोकल गवर्नमेंट के लिए। जो ये अमेंडमेंट हुआ था इसको बोलते हैं 73rd अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट।
अब सुनो, ये 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूर हुआ है, बट ये इम्पोज कब से हुआ, लागू कब से हुआ, तो ये 1993 से हुआ, ये ध्यान रखना बच्चों। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, कभी कभी क्या होता है कि भाई बिल कब आया, है ना, अमेंडमेंट कब हुआ, तो 1992 में, लागू कब से हो गया, प्रैक्टिस में कब आया, तो 1993 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं, दिस मेजर स्टेप मेड द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी पावरफुल एंड इफेक्टिव, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर लोकल इलेक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें स्टेप है, तो भाई थर्ड टायर डेमोक्रेसी पावरफुल इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करें, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन कराना है हर 5 साल के डिफरेंस पे, ऐसा नहीं कि कभी इलेक्शन हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भाई इलेक्शन ही नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जनता किसको चुन रही है, कौन है अगली बार ठीक ठाक जो कैंडिडेट जिसको आना चाहिए। तो प्रॉपर जो रेगुलर इलेक्शन है वो होने चाहिए लोकल वाले, ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या, तो हमने रिजर्वेशन का भी ध्यान रखा, यानी अपनी सोसाइटी का, समाज के जो वर्ग हैं सभी, उनका भी प्रॉपर ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं कि कोई भी, जैसे कि हमारे यहाँ पिछड़े तो सभी लोग आए, मान लीजिए सोशल वेलफेयर होना है, सोशल एम्पावरमेंट हो जाए, तो यहाँ पे रिजर्वेशन का भी किया है। रिजर्वेशन में क्या किया हमने, सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी एससी के लिए हमने सीट को रिजर्व किया है, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए भी हमने यहाँ पे रिजर्व किया है, और इसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास, इस पे भी हमने रिजर्वेशन की बात की है, ठीक है, कि अदर जो बैकवर्ड क्लास है इसको आपका डिस्ट्रिक्ट परिषद जो होता है वो डिसाइड करता है कि किस जगह पे अदर बैकवर्ड क्लास को हमें रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है, सभी पे ये लागू नहीं होता, ये मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कह रहे हैं एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। इसके बाद क्या कह रहे हैं, थर्ड 1/3 यानी कि 33% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स के लिए, यानी महिलाओं के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है ना जेंडर रिलीजन कास्ट, वहां पे महिलाओं की स्थिति आपको बताई गई है, तो महिलाओं को मजबूत करने के लिए। तो देखा आपने लोकल गवर्नमेंट में 33% का रिजर्वेशन है, बाकी अभी कहीं नहीं है। अभी आपका पार्लियामेंट में किया जा रहा है, उसके लिए बिल पास हो गया, और अभी आपने देखा डिलिमिटेशन का बिल अभी रुक गया, वो पास नहीं हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे अभी प्रॉब्लम आ रही है कि महिला जो बिल है आपका जो रिजर्वेशन का आरक्षण का, वो पास नहीं हुआ, वो पास हो चुका है, 23rd में पास हो चुका है वो, ठीक है। अभी क्या डिलिमिटेशन की बात रुकी पड़ी है, तो वही चीज है। तो यहाँ पे आप देखो जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन वो यहाँ पे 1993 में ही 1992 में बात करके यहाँ दे दिया गया कि भाई महिला जो सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट वो करो। तो 33, अगर कोई पूछ ले, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि लोकल गवर्नमेंट में जो वुमेन्स है, महिलाएं हैं, उनको कितने % का जो है वो रिजर्वेशन है, तो कितना बोलोगे आप, 33%। ऐसे भी बोल सकते हो 33, और आप चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो 1/3, यानी कि तीसरा हिस्सा एक में से, ठीक है बच्चों। अगला कह रहे हैं एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट लोकल इलेक्शन। अब सुनो ये क्या कह रहे हैं, ये कहने का मतलब ये, अब ये पूछे कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं जो होते हैं स्थानीय सरकार के, वो कौन कराता है, तो भैया ऐसा है, हमारे पास एक बॉडी इलेक्शन कमीशन जो कि सेंट्रल के लिए, नेशनल के लिए, वो यहाँ पे नहीं कराती है, यहाँ पे इन्वॉल्व होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, वो कराती है इन सभी तरह के इलेक्शन को जो कि लोकल लेवल पे होते हैं। कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये वाली बॉडी, ये ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेंगे आपसे कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी ईसीआई या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो वर्ड ये ध्यान रखना, स्टेट इलेक्शन कमीशन ये लोग कराते हैं, जो भी लोकल इलेक्शन होते हैं सारे सारे ये कराते हैं, ठीक है। आगे है स्टेट गवर्नमेंट मस्ट शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज। अब कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको क्या करना चाहिए, इनको कुछ पावर और इनको जो रेवेन्यू है लोकल बॉडीज को वो शेयर करना चाहिए, किसको, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। और हाँ ऐसा किया भी जाता है, वो ऐसा होता है ना एक्चुअल में ये लोग प्रॉपर, इनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है बहुत बार कि ये लोग प्रॉपर वर्क कर पाए, तो ऐसे में स्टेट जो होती है वो कुछ पावर शेयर करती है, कुछ पैसा भी शेयर करती है, फंड भी देती है, ताकि ये लोग प्रॉपर तरीके से रन कर पाए चीजों को, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि अब संरचना देख लेते हैं स्थानीय सरकार की संरचना, स्थानीय सरकार की लोकल गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखेंगे रूरल लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज किस तरह का, तो यहाँ पे भी टायर, यहाँ पे भी 3 टायर्स है, कैसा है 3 टायर, लोकल पे भी 3 टायर्स है। तो अभी देखेंगे सबसे नीचे कौन है, तो ग्राम पंचायत काउंसिल फॉर ए विलेज, एक गांव के लिए कौन होता है, ग्राम पंचायत होती है एक विलेज के लिए, कंसिस्टिंग ऑफ वार्ड मेंबर्स, पंच, जो वार्ड मेंबर्स होते हैं उनको पंच बोलते हैं। और यहीं पे कह रहे हैं एंड प्रेसिडेंट, अब वो क्या करते हैं, चुनते हैं किसको, एक सरपंच को, जैसे बोला जाता है प्रेसिडेंट, जो ग्राम पंचायत काउंसिल का होता है सरपंच, इलेक्टेड बाय द एडल्ट पर्सन, सॉरी पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन यानी जो वहां पे 18+ लोग होते हैं वो लोग करते हैं, इनको चूज करते हैं। सुपरवाइज बाय द ग्राम सभा ऑल वोटर्स इन द विलेज, यानी कि जो गांव में लोग होते हैं वो क्या चुनते हैं, वो पंचों को चुनते हैं, सरपंचों को चुनते हैं, किससे, वोट से, जो 18+ आपको था 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, उसके थ्रू होता है यहाँ पे। आगे कह रहे पंचायत समिति, यानी दूसरा टायर क्या है, पंचायत समिति, यानी इससे बड़ा
तो यहाँ पे पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल, ए फ्यू ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर, यानी कि कुछ जो ग्राम पंचायत है वो एक साथ आती हैं, फिर वो क्या करती है, ब्लॉक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों, ब्लॉक। जैसे आप देखो 6 7 8 गांव हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे तो एक ब्लॉक बन जाएगा, और फिर सारे ब्लॉक मिलेंगे तो क्या होगा, तो जिला परिषद बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब क्या होता है, अब इससे ऊपर भी एक बॉडी है, यानी सबसे नीचे क्या है आपकी, अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम ऐसे बना लेते हैं 3 टायर में ऐसे, तो सबसे नीचे क्या है आपका, ये ग्राम पंचायत वाला मामला हो गया, दूसरे नंबर पे क्या ब्लॉक वाला है, और तीसरे पे क्या है, ये आपका जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो क्या है, फॉर्म्ड बाय ऑल पंचायत समितिज इन ए डिस्ट्रिक्ट। तो क्या किया, सारे जो पंचायत समितिज हैं, यानी कि यही आपका ब्लॉक वगैरह, ये सारे यहाँ पे आते जिला परिषद में। और यहाँ पे जो चेयरपर्सन है, तो पॉलिटिकल हेड, तो यहाँ का जो चेयरपर्सन है वो पॉलिटिकल हेड होता है। और मेंबर्स इंक्लूड, यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो एमएलए और एमपीज भी होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखें। जिला परिषद में कौन, एमएलए और एमपी। अब ये सब मिलके शहर के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। जैसे जिले का कोई नाम बदलना है, कोई बड़ा चेंज लेके आना, तो ये सब मिलके ही उस पर डिसीजन लेते हैं। तो एमएलए आप जानते हैं एमएलए क्या होता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधानसभा में बैठता है किसी स्टेट के। और एमपी कौन होते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब अर्बन, वो तो बात हो गई ग्रामीण क्षेत्र की, इससे पहले जो रूरल एरिया की बात हो रही। अब अर्बन यानी कि शहरी, शहरी स्थानीय सरकार। अब शहरी की बात करते हैं, तो भाई हमारे यहाँ अगर हम शहर में रहते तो वहां पे क्या हमें कोई पंचायत मतलब मिलती है क्या, देखने प्रधान जी मिलते हैं, नहीं। वहां पे कौन मिलता है, तो हमें देखने मिलता है म्युनिसिपालिटीज। क्या मिलता है, म्युनिसिपालिटी। देखो बड़ा शहर है तो म्युनिसिपालिटी, बीएमसी ब्रह्म मुंबई म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन, दिल्ली डीएमसी, दिल्ली म्युनिसि सॉरी बेटा, दिल्ली म्युनिसिपालिटीज कॉर्पोरेशन, ऐसे मिलता है हमें देखने के लिए। अब इसके छोटे रूप भी होते हैं, जैसे नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, ये सब इनका क्या होता है, लेवल के हिसाब से होता है, कौन कितना बड़ा है उसके हिसाब से। तो छोटा सबसे होगा तो नगर पालिका, उससे बड़ा होगा तो नगर परिषद, सॉरी नगर निगम, और उससे ही बड़ा होगा तो आपका ये म्युनिसिपालिटी। तो यहाँ पे कह रहे म्युनिसिपालिटी सेटअप इन टाउन। तो क्या है, सेटअप कहाँ होता है म्युनिसिपालिटी, तो टाउन्स में होता है। हेडेड बाय म्युनिसिपल चेयरपर्सन, यानी कि यहाँ पे कौन हेड करता है, कौन लीड करता है, तो चेयरपर्सन करता है यहाँ पे, जैसे चेयरमैन भी कहते हैं कभी कभी। इसके बाद म्युनिसिपालिटीज कॉर्पोरेशन। अब अगली बात क्या करें, म्युनिसिपालिटी सॉरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये म्युनिसिपालिटी तो ये क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इन ए बिग सिटी। अब बिग सिटी जैसे मैंने भी आपसे क्या कहा, एग्जांपल दैट दिल्ली और एग्जांपल दैट मुंबई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हेडेड बाय मेयर। अब इसको कौन लीड करता है, कौन चलाता है, तो मेयर चलाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ता है। अब आगे एक बार आप जो है ये फोटो देख लो, ये कंप्लीट आपका फोटो है लोकल गवर्नमेंट के लिए बच्चों। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कभी भी आप इसे एक बार झलक देख लेंगे, कहीं भी चलते हुए, ट्रेवल करते हुए, कभी भी कैसे भी, तो आपको एकदम से पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब देखो इसमें आप देखो 1992 से पहले का सिचुएशन क्या है, तो यहाँ पे देखो विलेज किस तरह का है, यहाँ रेगुलर इलेक्शन कोई रेगुलरिटी से हो ही नहीं रहे हैं। पैसे ही बात करो, नो पावर नो फंड कुछ है ही नहीं, और यहाँ वुमेन्स के लिए कोई सीट ही नहीं है। ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। बट 1992 के बाद यानी कि 73rd 74th जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो यहाँ पे आपने देखा, देखो ग्राम सभा, यहाँ टायर गवर्नमेंट है तो ग्राम सभा, इसके बाद ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद, पंचायत राज स्ट्रक्चर तैयार हो गया यहाँ पे, है ना। 73rd और 74th में क्या आता है, तो नगर पालिका परिषद वगैरह, म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो आते हैं। तो देखो म्युनिसिपल काउंसिल यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे काउंसिलर बोला जाता है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि वही जो बड़े शहरों के लिए, तो यहाँ पे मेयर है। अर्बन लोकल स्ट्रक्चर, ये दोनों तैयार हो गए। इसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे जो मैंडेटरी रेगुलेशन इलेक्शन, यानी प्रॉपर जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है हर 5 साल में। और इसी के बाद 1/3 वुमेन जो है, रिजर्वेशन भी है यहाँ पे, SC ST OBC भी है। पावर शेयरिंग और फंड भी प्रॉपर चल रहा है यहाँ पे, स्टेट के थ्रू पावर ही मिलती है, फंड भी मिलता है। और ग्राम सभा एम्पावरमेंट, यानी कि जो ग्राम सभा है उसमें भी एम्पावरमेंट आता है, सुधरता है, क्योंकि सारी चीजें कायदे से होंगी, नियम कायदे कानून से चलेंगी प्रॉपर, तो वो एम्पावरमेंट यानी मजबूत होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं हम। अब आगे हम देख लेते हैं एक बार पूरे कंप्लीट चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या हमने सीखा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वही जो मैंने कहा एक बार देखेंगे और बस चैप्टर क्लियर। एक बार बस कीवर्ड देख लीजिए और चैप्टर क्लियर। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम में नंबर पूरे आएंगे। बस ये वीडियो एक बार देख लें, बढ़िया तरीके से समझ लें और एक बार रिवाइज कर लें। एक बार देख लीजिएगा, जरा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ, तो फिर से हम आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी इसमें, तो यहाँ पे हमने पढ़ा व्हाट इज फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म क्या है। तो भाई फेडरलिज्म क्या है, स्टेट और आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में जो पावर डिवीजन करनी है, वो डिवीजन करने का एक पैटर्न है। सिंपल सी बात, हमने देखा यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट।
बोथ लेवल गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट एंड देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, यानी कि अपने अपने क्षेत्र में क्या है जुरिडिक्शन में फ्री है कि क्या क्या काम करना है। इसका इंश्योर बैलेंस ऑफ पावर एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि जो पावर उसका ऐसे यूज नहीं करना है कि ये बैलेंस ही गड़बड़ हो जाए, तो बैलेंस को ही मेंटेन करके चलना है यहाँ पे, है ना, और यूनिटी को मेंटेन करना है देश की। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो की फीचर्स, किसके फीचर्स क्या है, तो भाई टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसमें क्या होगा कि एक या एक से ज्यादा गवर्नमेंट जो है फॉर्म हो जाएगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इंडिया में देखो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कि आज कुछ और बोल रहे हैं कल कुछ और बोलेंगे, रिटन ही नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे ना, जैसा अभी मैंने आपसे कह दिया कि ऐसा है कि भैया एक काम करो कल आना, हम आपको 10,000 रुपए देंगे, आप चले गए, अब आप आए, आप बोले हाँ भाई 10,000 रुपए, तो मैंने कौन से 10,000 रुपए, कब के 10,000, मैंने कब कहा था आपसे, अब आप तो चक्कर में पड़ जाओगे, किसी सामने नहीं बोला, बड़ा दिक्कत। फिर आपने क्या कहा, अच्छा ऐसा करो, हमने कहा 10,000 रुपए देंगे, आपने लिख के दो, अब जैसे हम लिख के देंगे तो इलीगल हो जाएगा, है ना, फिर आप हमें ले जाओगे कोर्ट में उठा के साथ में कि देखो ये लिख के दिया था और वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। डिवीजन ऑफ पावर, यानी जो पावर है उसका डिवीजन यानी कि बंटवारा होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जो आपका कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि किसी तरफ मिलकर बात करेगा, बिल्कुल फ्री, जो सही लगेगा, नहीं एम्पायर वाली बात, बिल्कुल ठीक है। विजिट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कोई भी अगर मतलब डिसीजन लेना होगा या कुछ भी करना हो तो अकेले एक गवर्नमेंट नहीं ले लेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, दोनों का साथ आना होगा, दोनों मिलकर कोई भी काम करेंगे। तो उसका डुअल सिटीजनशिप, वही वाली बात, डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि हम पे सेंट्रल भी करेगा रूल, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, हमसे टैक्स वो भी लेगा, स्टेट भी लेगा, और आपका नीचे जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है वो भी हमसे टैक्स लेगा, यानी ये चीज भी यहाँ पे काम करेगी। अगला है टाइप्स ऑफ फेडरेशन, तो वही बात है टाइप्स ऑफ फेडरेशन, पहला मैंने क्या बताया था, कमिंग टुगेदर, वही यूएसए वाला, स्विट्जरलैंड वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे जो स्टेट्स है वो एक साथ आते हैं और एक बिग यूनिट्स बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद होल्डिंग टुगेदर, अब होल्डिंग टुगेदर जस्ट अपोजिट है, इसमें पहले से ही बड़ा देश है, इसमें आके नहीं बना रहे हैं, पहले से ही बड़ा देश है, अब उन्होंने पावर शेयर करनी है भाई स्टेट के लेवल पे, छोटी छोटी जगह पे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर रहे हैं कि सब स्टेट्स को पावर दे रहे हैं। अब यहाँ पे पावर क्या होगी, अब सेम नहीं होगी, यहाँ पे कॉमन पावर थी, स्टेट के पास जितनी पावर है उतनी ही पावर आपके सेंट्रल के पास है, पर होल्डिंग टुगेदर में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे पावर हम क्या करें, जितना हमें जरूरत लगेगा जिसके हिसाब से उसी हिसाब से देंगे, ऐसा नहीं सब इक्वल है। यहाँ पे स्टेट्स में भी सेम पावर नहीं बढ़ेगी, स्पेशल स्टेटस का भी कंसेप्ट आया था, आपको बताया था, चलिए देख लीजिए एक बार। जिन्हें ब्राउड टुगेदर बाय ए स्ट्रांग सेंट्रल अथॉरिटी एंड केप्ट टुगेदर, तो यहाँ पे सेंट्रल जो है ज्यादा पावरफुल होगा। एग्जाम्पल में क्या क्या, तो इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम है, याद रखना इस बात को बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं फेडरलिज्म इन इंडिया, तो आपसे पूछे कोई फेडरलिज्म इन इंडिया में, अरे भाई इंडिया में नहीं होगा तो कहाँ होगा, इंडिया से बढ़िया कहीं है ही नहीं, आपको मैंने बताई थी 3 मेजर स्टेप्स। इंडिया इज यूनियन स्टेट्स ऑफ नॉट फेडरेशन, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम क्या करते हैं, फेडरेशन वर्ड से बचते हैं, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनियन स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि हम सेंटर जो है गार्जियन की तरह है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। फेडरेशन में क्या होता है कि भाई आपके पास सेम पावर है, हमारे पास सेम पावर है, और हम लोग कैसे हैं, हम लोग अपने हिसाब से सॉवरेन रह सकते हैं, पर हमने क्या किया, हमने यूनियन वाला कंसेप्ट लिया, यानी गार्डियन वाला कंसेप्ट, यानी कि हम दबाने के लिए नहीं आए, स्टेट को सप्रेस करने के लिए नहीं आए, हमें जब भी जरूरत पड़ेगी स्टेट को हमारी, तो हम तुरंत आ जाएंगे एज अ गार्डियन। तो यहाँ पे यूनियन स्टेट्स वाला कंसेप्ट लिया है, 3 टायर ऑफ सिस्टम है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, द कंट्री इज सुप्रीम। तो यहाँ पे क्या कि कंट्री टॉप पे है, स्टेट, सेंट्रल, उसके बाद टॉप पे कौन है भाई, कंट्री, अपनी यूनिटी की बात पहले करेंगे। इसका स्ट्रॉन्ग सेंटर विद डिफाइंड पावर, इसके बाद क्या हो रहा है कि भाई जो भी पावर है सारी की सारी जितनी मेजर पावर है इसके बाद सेंटर के पास, और सेंटर चाहे तो स्टेट को खत्म कर सकता है, इतना भी पावरफुल है, अगर चाहे तो उसका नाम चेंज कर सकता है, चाहे तो उसके बॉर्डर्स उनको भी चेंज कर सकता है, जैसे हुआ है आपने देखा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को काट दिया गया, एमपी से उठा के छत्तीसगढ़ निकाल दिया गया, बिहार से उठा के झारखंड को अलग कर दिया गया, उसके बाद नागालैंड बना दिया गया, है ना। तो ये चीज आपको देखने मिली भी है, और वहां पे अभी बॉम्बे प्रेसिडेंसी को आपने देखा गुजरात अलग कर दिया, कर्नाटक अलग, पूरा लिंग्विस्टिक बेस पे ही डिफरेंट कर दिया, पूरा मैप बदल के रख दिया अपना हमारा, देखा आपने। तो ये चीज हमें देखने मिलती है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन इंडिया, तो पावर जो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो लिस्ट के थ्रू, लिस्ट बना के दे दी, एक इनको दे दी, एक इनको दे दी, एक इनको दे दी, लो भाई ये आपकी लिस्ट है, आप इस पे काम कर सकते हो, ये लो आप इस पे, सेंट्रल को लिस्ट दे दी यूनियन वाली लिस्ट, बोले आप इस पे कभी भी लॉ बना सकते हो, कोई भी लॉ आपके पास पावर सिर्फ आप बना सकते हो। स्टेट लिस्ट किसको दे दी हमने, स्टेट यानी राज्यों को दे दी कि भाई आप ये बना सकते हो, और हमने कंकरेंट दी यानी दोनों बना सकते हैं एक साथ मिलकर, बट अगर कंफ्लिक्ट हो गया, कोई विवाद हो गया तो क्या होगा, तो वहां पे स्टेट की बात मानी जाएगी, सॉरी 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 स्टेट की नहीं, सेंट्रल की बात मानी जाएगी, स्टेट की बात नहीं मानी जाएगी। तो ये बात समझ में आ रही है बच्चों। और एक फिर इसके बाद रेजिडेंसी लिस्ट बनाई, यानी कुछ भी आगे आएगा तो कौन, सेंट्रल इसको लॉ बनाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, तो क्या आपके इंडिया में प्रैक्टिस हुआ, बिल्कुल सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखने को मिला आपको, जो 1990 के बाद की बात की, लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी पे हमने काम किया, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन पे भी हमने काम किया। इसके बाद अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये फेडरलिज्म का एक स्ट्रक्चर के हमने 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाई, जैसे पावर इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट दिया, पंचायतें और रूरल एरियाज, म्युनिसिपैलिटीज एंड अर्बन एरियाज, प्रमोट्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, यानी कि जमीनी स्तर पर हमने डेमोक्रेसी को बढ़ाया बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अब हो जाता है कंप्लीट,
और इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आप इतने टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहे। और बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, मैं दिल से आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें, इसे लाइक करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई भी डाउट आपका है। और इतनी देर हमारे साथ बने रहे, आप बैठे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी के लिए। नमस्कार।